भारत के सुदूर दूरस्थ ग्रामीण वनवासी क्षेत्रों में चिकित्सा के अभाव को देखते हुए एकल अभियान के अंतर्गत आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने स्वास्थ्य जागरूकता के अनेकों कार्यक्रमों को आरंभ किया। स्वस्थ भारत समर्थ भारत का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते हुए आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने देश भर में चल रहे एकल विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को वैयक्तिक स्वच्छता की शिक्षा को देना आरंभ किया। आज पूरे भारत में आरोग्य के विभिन्न प्रकल्पों द्वारा सुदूर वनवासी ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारियों से बचाव व उनकी रोकथाम के तरीकों को बताकर जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीण और वनवासी क्षेत्रों में जानकारी के अभाव में ज्यादातर लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। खान पान में लापरवाही, कुपोषण और अपने स्वास्थ्य के प्रति जानकारी के अभाव में एक ओर जहां महिलाएं एनीमिया अर्थात खून की कमी से पीड़ित हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्वच्छता के अभाव में पुरुषों और बच्चों को अनेक रोगों से सामना करना पड़ता है। फाउंडेशन ने इन ग्रामीण और वनांचलों में एनीमिया प्रोग्राम को आरंभ किया और सैकड़ों गांवों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर महिलाओं की जांच की गई। आज हजारों महिलाएं जो एनीमिया से पीड़ित थी और जिनका इलाज फाउंडेशन के इन शिविरों में हुआ, वो ठीक हुई हैं। फाउंडेशन ने एनीमिया बीमारी को घरेलू इलाज से भी ठीक करने का प्रयास किया, जैसे कि गुड़ चना खाओ और खून की कमी दूर भगाओ, हरी पत्तीदार सब्जी खाओ और इस लोहे की कढ़ाई में खाओ। ग्रामीण महिलाओं ने एनीमिया की इस बीमारी से स्वयं और अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी थोड़ी सी जमीन पर भी पोषण वाटिका का निर्माण करके वर्ष भर के लिए हरी साग सब्जी का उत्पादन करना आरंभ किया और आत्मनिर्भर भी हुई। आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया आज पूरे भारत में कठिन से कठिन क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चला रहा है। जम्मू कश्मीर के कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों में भी पिछले 5 वर्षों से फाउंडेशन के द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता हेतु लगभग सैकड़ों निःशुल्क जांच शिविरों का आयोजन हो चुका है, जिनमें लगभग 45,000 लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आरोग्य फाउंडेशन के इन सेवा कार्यों को लद्दाख के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां फाउंडेशन के डॉक्टर्स ने लद्दाख के विभिन्न क्षेत्रों के गांवों में निःशुल्क जांच शिविरों के द्वारा इन ग्रामीणों को बीमारी से बचाव के तरीके बताए और उन्हें निःशुल्क परामर्श देकर दवाइयां उपलब्ध कराईं। आज संपूर्ण भारत में आरोग्य फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं का ही ये परिश्रम है कि गांवों में घरों की दीवारों पर साफ सफाई के प्रेरक संदेश दिखाई देते हैं। अब ग्रामीण स्वयं अपनी मेहनत से पानी की निकासी हेतु सोख्ता गड्ढा बना रहे हैं और अपने आसपास के परिवेश को साफ सुथरा रखने के लिए ये वनवासी भाई बहन स्वच्छता का महत्व भी जानने लगे हैं। ग्रामीणों को शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टरों की सहायता मिल सके, इसलिए एकल अभियान ने टेलीमेडिसिन नामक कार्यक्रम का आरंभ किया है। आरोग्य फाउंडेशन द्वारा बीमारियों के बचाव के इन प्रयासों ने बच्चों पर और ग्रामीणों पर अपना प्रभाव डाला है। आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा पूरे देश में किए जा रहे ये सेवा कार्य ग्रामीण और वनवासी क्षेत्रों के लिए संजीवनी बनकर आए हैं, जहां आज भी स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। स्वस्थ भारत समर्थ भारत का लक्ष्य लिए आज भी आगे बढ़ रहा है एकल अभियान के अंतर्गत आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया। नमस्कार, आप सभी को मेरा एकल प्रणाम। काफी लोग हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं दोस्तों, और सावन की इस सुहानी रुत में जबकि प्रकृति हरी चुनर ओढ़े सब जगह लहरा रही है, क्यों ना आइए हम अपनी बालकनी, अपनी छतों और अपने मन को भी आज हरा भरा कर लें। जी हाँ, एक ऐसा ही विषय लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। हमारे साथ आज की खास मेहमान नीला पंचफोर जी पुणे से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि आपको ऑर्गेनिक गार्डनिंग और कंपोस्ट के बारे में कुछ बहुत ही अच्छी जानकारी आज देंगी। तो कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और जैसे कि हमारी परंपरा है, हम सभी सीधे होकर 3 बार ओम की पावन ध्वनि के साथ आज के इस वेबिनार का आरंभ करते हैं।
ओ ओ मित्रों, हमेशा की तरह हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती लता मालपानी जी की यह परिकल्पना थी कि इस तरह के वेबिनार का आयोजन किया जाए, और पिछले दिनों जो 4 हमने वेबिनार किए उसको बहुत भूरी भूरी सराहना मिली। आप लोगों ने उसे बहुत सराहा, हम हृदय से आपके आभारी हैं। तो लीजिए, सबसे पहले मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए चेन्नई से हमारी ऊर्जावान और रचनात्मक सोच के साथ जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय लता जी मालपानी को सादर आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। वन बंधु परिषद राष्ट्रीय महिला समिति की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसा कि अभी संगीता ने बताया कि हमारे 4 वेबिनार हो चुके हैं, जिसमें विभिन्न विषयों के माध्यम से हमने हमारे सदस्यों तथा समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करने की कोशिश की है। एकल हमें जागरूक समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। इतिहास साक्षी है कि जितनी हानि इस राष्ट्र को दुर्जनों की दुष्क्रियता से नहीं हुई है, उससे अधिक हानि इस देश को सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है। हम सभी महिलाओं को, पुरुषों को, युवकों को, युवतियों को यह विचार करना होगा कि हमने राष्ट्र के स्वाभिमान को जागृत करने का कितना प्रयास किया। जो अन्याय के प्रति आवाज नहीं उठाता उसे आप क्या कहेंगे? तटस्थ, सहनशील या स्वार्थी? माना कि हमने बड़ी बड़ी पढ़ाई करके समाज में अपना स्थान बनाया, अपना कर्म किया, बड़े व्यापार खोल दिए, हमारी संस्कृति, हमारे त्योहारों और हमारी परंपरा को जीवित रखा, और संतोष पाते रहे कि हमने जॉब क्रिएट किया है और हमारे धर्म का भी निर्वाह कर ही रहे हैं। लेकिन जब हमारे ही देश में हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं रह जाएगा, तब क्या करेंगे? यदि हम सचमुच मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें आवाज उठानी होगी, और आवाज उठाने के लिए जागरूक बनना पड़ेगा। यदि हम अध्ययन करेंगे, विषयों को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे, सत्य को पहचानने की कोशिश करेंगे, तभी हम जागरूक होंगे और औरों को भी जागरूक कर पाएंगे। गूगल सर्च के माध्यम से हम भारत के प्रत्येक संविधान के बारे में जान सकते हैं। गवर्नमेंट के निजी पोर्टल बने हुए हैं जहां संपूर्ण जानकारियां दी हुई हैं। इसीलिए हमें फॉरवर्ड मैसेजेस पर विश्वास करने से पहले इन साइट्स को अवश्य देख लेना चाहिए। हमारे इस छोटे से प्रयास से हम समाज को भ्रमित होने से बचा पाएंगे और बड़े विश्वास और दृढ़ता के साथ अपनी बात रख पाएंगे। समाज को जागरूक करने का यही एक मौका है सोशल मीडिया। एक लाइन को छोटा करने के लिए हमें उस लाइन को मिटाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसके बगल में एक बड़ी लाइन खींचनी होगी। यही हमारी शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। दुर्बलों का शांति प्रवचन कोई नहीं सुनना चाहता। प्रवचन देना है तो सत्य को पहचानना होगा और सत्य को समाज के सामने उजागर करना होगा। आज यदि हम चुप रह गए तो जनता उन्हीं की बात मानेगी जो बोलता है, चाहे वह झूठ बोले या सच। यह तो हमें ही देखना है कि हमें झूठ का पलड़ा भारी होने देना है कि सत्य का। आज सोशल मीडिया सबसे बड़ा माध्यम है अपने विचारों को व्यक्त करने का। इसे एक हथियार के रूप में पूरी दुनिया उपयोग कर रही है। इस बात को हमें भी समझना होगा। अपने देश के गौरवशाली इतिहास को तथा सही विचारों को हमें जन जन तक पहुंचाना है। जिस दिन हमारा लक्ष्य एक हो जाएगा, उसी दिन हमारा चिंतन, हमारी सोच, हमारे सभी कार्यों में एकता होगी। और आप सभी जानते हैं कि एकता में कितनी बड़ी शक्ति होती है। तो आइए हम सभी संकल्प लें कि हम एक जागरूक समाज के निर्माण में अपना योगदान देकर अपना राष्ट्र धर्म भी निभाएंगे। धन्यवाद। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी श्रीमती नीला जी का,
जिन्होंने अपने व्यस्त जीवन से समय निकाला। नीला जी, आज कई टीनेजर्स बच्चे भी हमसे जुड़े हैं और मुझे बहुत खुशी है कि उन्हें आपसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी और एक हॉबी के रूप में वो इसे जरूर अपनाएंगे। धन्यवाद नीला जी। संगीता म्यूट हो तुम, संगीता म्यूट हो। बहुत बहुत आभार लता दी आपके इन ऊर्जावान शब्दों के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक स्त्री जागरूक नहीं होगी, ना तो परिवार जागरूक हो सकता है और ना समाज जागरूक हो सकता है। तो आवश्यकता हमारी जागरूक होने की है कि हम सत्य को परखें और आगे बढ़ें। तो चलिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 1 लाख स्कूलों का संचालन करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन कैसे होता है ये सब काम? जी हाँ, जिस तरह से नगरीय संगठन है, हमारे चैप्टर्स हैं, इसके बाद की जो कड़ी होती है वो होती है अंचल, जो कि हमारा बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अंचल विकास किस तरह से आगे गति पकड़ रहा है, इसके लिए प्रकाश डालने के लिए मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ नॉर्थ ईस्ट जोन की चेयरपर्सन श्रीमती उमा देवरा जी को, जो गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उमा जी, अनम्यूट करो। नमस्कार। माननीय विशिष्ट अतिथि नीला जी, वेबिनार में सम्मिलित हमारे मेहमान एवं सभी सदस्यों का मैं एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। वनवासी समाज के उत्थान के लिए हमारे गांव में अब तक 1 लाख से अधिक विद्यालय चल रहे हैं। हमारे विद्यालयों को सहज संचालित करने के लिए नगर एवं ग्राम की कड़ी है अंचल, और यह नगर के पदाधिकारी, ग्राम के आचार्य एवं कार्यकर्ता के बीच राम सेतु की भूमिका निभाता है। एकल अभियान की विकास यात्रा हमारे अनुभवी सदस्यों की सक्रियता का लाभ हमारे अंचल समिति को मिलता है। हम हर अंचल की समिति के सहयोग से हमारी पंचमुखी योजना शिक्षा, संस्कार, स्वावलंबन, जागरण एवं स्वास्थ्य, इसको हम भली भांति पूर्ण कर पा रहे हैं। संगठन को नए शिखर पर ले जाने के लिए हमारी अंचल की महिला समिति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हम नगर की महिला समिति अंचल की बहनों से लगातार तारतम्य बनाए रखते हुए अपने लक्ष्य यानी गांव के संपूर्ण विकास में पूरी तरह सफल होने की कोशिश में लगे हुए हैं। समितियों की प्रशंसा एवं धन्यवाद, ये दोनों ही आगे की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अंचल को बहुत प्रोत्साहित करते हैं। अंचल की सक्रियता को बढ़ाने के लिए सत्संग, कथा का आयोजन, वार्षिक सम्मेलन, बच्चों के द्वारा प्रतियोगिता, ये कार्यक्रम भी अंचल समिति को एक सशक्त माध्यम के रूप में आगे बढ़ाती हैं। नगर संगठन की जोनल बैठकों में भाग लेकर दिशा निर्देशों का पालन करने से भी अंचल समिति बहुत मजबूत हो जाती है। मकर संक्रांति, राखी पर उपहार एवं शिक्षक दिवस पर हमारे आचार्यों का सम्मान समारोह आयोजित करके हम हमारे अंचल के आचार्य एवं कार्यकर्ताओं को संबल प्रदान करते हैं। वन यात्रा यानी विद्यालय दर्शन के माध्यम से हम समाज के लोग एवं नए सदस्यों को तन मन धन से जोड़ करके उन्हें आगे बढ़ाते हैं और हमारे काम को भी अंचल को इसके माध्यम से सक्रिय कर लेते हैं। गांव के कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा हम उस सामानों को नगर एवं अंचल के माध्यम से बिक्री करके और हमारे आचार्यों की और ग्रामवासियों की को आत्मनिर्भर बनाते हैं, स्वावलंबी बनाते हैं, जो कि चूंकि ये काम अंचल समिति ही करती है, क्योंकि वो मौलिक तौर पर गांव के बहुत नजदीक होती हैं, तो इसलिए वो ये प्रोजेक्ट पर ध्यान भी दे लेती हैं और सक्षम रूप से आगे बढ़ती हैं, और इसमें हमारा नगर सहयोग संगठन भी बहुत सहयोग देता है। आज की विषम परिस्थिति में भी उससे जूझते हुए भी हमारी अंचल समितियां गांव में बच्चों को एवं ग्रामवासियों को साफ सफाई, सामाजिक दूरी बना के रखना, काढ़ा पिलाना एवं सत्संग के माध्यम से उन्हें एकजुट होकर के ग्रामवासियों को एक सुरक्षित एवं स्वस्थ भविष्य की ओर अग्रसर कर रही हैं। आज के बदलाव को स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं।
अंत में मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी कोशिश है कि हम अंचल की सोच को मजबूत, विचारों को रचनात्मक एवं दृष्टिकोण उच्च स्तर का बना करके सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ, जज्बे के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान दें और आगे यूं ही बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी। बहुत सारगर्भित शब्दों में आपने अंचल विकास का एक तस्वीर हमारे सामने खींची, जिसमें हम बदलाव की जो सुंदर तस्वीर को अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। मित्रों, वन बंधु परिषद राष्ट्रीय महिला समिति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होता है मकर संक्रांति उपहार योजना, जिसके अंतर्गत हम अपने कार्यकर्ताओं को वर्ष में एक बार कुछ ना कुछ भेंट देते हैं, जो कि हमारा संबल बढ़ाते हैं। इस कार्य हेतु हमने नियुक्त किया है राष्ट्रीय प्रभारी श्रीमती मंजू मित्तल जी को, जो कि सूरत से हैं, अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान और समर्पित व्यक्तित्व। तो वो परिचय देने के लिए अब आपके समक्ष उपस्थित हो रही हैं आदरणीय मंजू जी। सेवा, समर्पण, त्याग पर टिका है हमारा एकल अभियान। केंद्रीय मकर संक्रांति संग्रह प्रभारी मंजू मित्तल करती है आप सबको प्रणाम। तो सखियों सुनिए ध्यान से, मकर संक्रांति संग्रह का प्रोजेक्ट है राष्ट्रीय महिला समिति की शान, क्योंकि अनादिकाल से पूर्वज करते आए हैं इस दिन दान। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति संग्रह क्या है? मकर संक्रांति यानी दान पर्व है, उपहार देने का पर्व है। हम सबने देखा है, हमारी दादी, परदादी, नानी सभी तो संक्रांति पर ब्राह्मणों को दान देती थी, क्योंकि ब्राह्मण ही बच्चों को शिक्षा और संस्कार देते थे और उसके बदले में ब्राह्मणों को उपहार दिए जाते थे। लेकिन सोचिए, वर्तमान में शिक्षा देने का काम कौन कर रहा है? तो वर्तमान में शिक्षा देने का काम हमारे वनवासी आचार्य कर रहे हैं। पूरे भारत में एकल अभियान के द्वारा 1 लाख एकल विद्यालय चल रहे हैं, जिनमें 1 लाख आचार्य हैं और 10,000 पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं, जो कि नगरों को गांवों से जोड़ने का भी काम करते हैं और वनवासी बच्चों को शिक्षित करने का भी काम करते हैं। और हमारे आचार्य ही तो हैं जो भारत की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि अगर वनवासी बच्चा विद्यालय तक नहीं जा सकता तो विद्यालय को वनवासी बच्चे तक लेके जाओ। विवेकानंद जी का ये कथन हमारा एकल अभियान पूरा कर रहा है, क्योंकि आज के 30 साल पहले जब एकल विद्यालय शुरू हुए थे तो बीहड़ वनों में बसे वनवासियों को तो बेचारों को ये भी पता नहीं था कि विद्यालय किस चिड़िया का नाम है। लेकिन आज 30 साल की यात्रा का और 30 साल के संघर्ष का ये सुखद परिणाम निकला है कि 1 लाखवें एकल विद्यालय के उद्घाटन के समय गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी स्वयं उपस्थित थे और भारत सरकार का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार गांधी शांति पुरस्कार भी एकल अभियान को एकल विद्यालय के आचार्यों और पुण्यकालिक सेवाव्रती कार्यकर्ताओं की सेवा की वजह से मिला है। वो केवल देश सेवा की भावना से ही तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस समय हमारा और नैतिक दायित्व बन जाता है कि हम भी उपहार स्वरूप वर्ष में एक बार मकर संक्रांति पर कुछ भेंट करें, जिससे उनका मनोबल बढ़े और संक्रांति पर्व पर हमारे द्वारा दिए गए सम्मान से उनका उत्साह 4 गुना हो जाता है। मकर संक्रांति उत्सव ही ऐसा उत्सव है जिस दिन हम उनको उनके दैनिक उपयोग में काम आने वाली वस्तुएं उपहार में दे सकते हैं। वन यात्राओं में देखा है, हमने अनुभव किया है कि वनवासी महिलाएं तो बच्चों को इसलिए पीटती है कि उनके बच्चे खाना मांगते हैं, और हम शहरी महिलाएं बच्चों को इसलिए पीटते हैं कि तुम भरपूर क्यों नहीं खाते हो। हम शहरी महिलाएं जब अलमारी खोलती हैं तो सोचती हैं कि कौन सी साड़ी पहने, किसी साड़ी का तो नंबर ही नहीं आता। लेकिन वनवासी महिलाएं तो ये सोचती है कि क्या पहने। तो उन्हीं संवेदनाओं की बदौलत, उन्हीं भावनाओं की बदौलत मैं आज आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप सभी सखियां, सभी मित्र, सभी लोग मकर संक्रांति संग्रह से जुड़े, क्योंकि जब शहर का हर घर गांव के हर घर से जुड़ जाएगा तो आपका, हमारा, सबका सपना और विवेकानंद का सपना कि भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा, वो सच हो जाएगा। अंत में 2 पंक्तियों से करना चाहूंगी सभी मित्रों के लिए, सभी सहेलियों के लिए।
पहुंच कर वनवासियों की आंखों से आंसू, पहुंच कर वनवासियों की आंखों से आंसू, सर उठाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने, सर उठाओ तो कोई बात बने। एकल प्रणाम। बहुत सुंदर, बात जरूर बनेगी। आपकी बात उन तमाम हमारे दर्शकों और श्रोताओं तक, हमारे सुनने वालों तक पहुंच रही है और आपकी अपील जरूर मानी जाएगी मंजू जी। और जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं वे भी इस पे विचार करेंगे और उनका सहयोग हमें प्राप्त होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जिनको सुनने समझने के लिए आज की हमने इस वेबिनार का आयोजन किया है कि पतझड़ दिया था वक्त ने सौगात में मुझे, मैंने वक्त की जेब से सावन चुरा लिया। तो आइए उस सावन को हम अपनी बालकनी में ले आते हैं, अपनी छतों पे ले आते हैं और अपने मन में भी ले आते हैं। आज की हमारी जो अतिथि मेहमान हैं, उनके परिचय के लिए मैं वन बंधु परिषद राष्ट्रीय महिला समिति की सह सचिव इंदौर से जुड़ी श्रीमती शशि काबरा जी को बहुत आदर के साथ बुला रही हूँ कि वे हमारे अतिथि का परिचय दें। सभी को एकल प्रणाम एवं स्वागत। जितने हम प्रकृति से दूर होंगे उतनी ही विकृति आएगी। इसी को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय महिला समिति लाई है वर्कशॉप ऑर्गेनिक गार्डनिंग एवं कंपोस्ट बाय नीला जी पंजपुर, जिनका परिचय देने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। बागवानी में रुचि जिनकी, नीला उनका नाम, फेसबुक पर कई फॉलोवर, करते इन्हें सलाम। बीकॉम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी, पुणे इनका धाम, सैनन कंट्रोल्स में आप करती है काम। नीला जी कॉस्ट अकाउंटेंट है, मैराथन रनर है और खास बात है कि बिना मिट्टी के पौधे और सब्जियां उगाने में आप माहिर हैं। रनिंग में आप विशेष रुचि रखती है। 10 किलोमीटर से लेकर 42 किलोमीटर तक के मैराथन में आप भाग ले चुकी हैं। आपको 11 अवार्ड मिल चुके हैं। 218 में मिल्खा सिंह जी के द्वारा मेडल एवं ट्रॉफी से आप सम्मानित हुई। आपको गार्डनिंग में विशेष रुचि है। आप पिछले 10 वर्षों से बड़े जोश के साथ ऑर्गेनिक तरीके से टेरेस गार्डनिंग कर रही है। आप वर्कशॉप भी कंडक्ट करती है, जिसमें आप कई टेक्निक सिखाती हैं, टिप्स देती हैं, साथ ही ऑर्गेनिक खाद बनाना भी सिखाती है। आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ऑर्गेनिक टेरेस गार्डनिंग, जिसमें 1200 लोग जुड़े हुए हैं। सेंद्रिय परस बाग ऑर्गेनिक टेरेस गार्डनिंग ग्रुप में 60,000 मेंबर्स जुड़े हैं। ग्रुप का उद्देश्य है वेस्ट मैनेजमेंट, कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक गार्डनिंग और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना। आप ग्रुप लाइब्रेरी भी चलाती हैं। नीला जी के अनुशासन, सामंजस्य, मेहनत एवं लगन के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में सर्वोच्च ऊंचाइयां प्राप्त की है। कहते हैं जहां चाह है वहां राह भी है। तो हमारे बीच नीला जी आज मौजूद हैं। मैं उनका हृदय से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अब वे हमें मार्गदर्शन देगी। नीला जी आइए। धन्यवाद। सभी को एकल प्रणाम। मैं फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी राष्ट्रीय महिला समिति की आभारी हूँ जो आपने मुझे आज यहाँ निमंत्रित किया। आज मैं आपको कंपोस्टिंग और सेंद्रिय बागवानी के बारे में जानकारी दूंगी। मेरे घर के छत पर मैंने बिना मिट्टी का उपयोग किए एक सेंद्रिय बगीचा बनाया है। इस बगीचे के माध्यम से ही मैं आपको ये जानकारी दूंगी। ये बगीचा जो कि मेरे लिए स्वर्ग के समान है, पहले हम इस सेंद्रिय बाग पे नजर डालते हैं। इसकी मैं आपको एक सैर करवाती हूँ। तो चलिए देखते हैं मेरे घर के छत पर बनाया हुआ बिना मिट्टी का सेंद्रिय बगीचा। ये जो बगीचा है वो कुछ
450 स्क्वायर फीट एरिया में बनाया है। 100 से भी ज़्यादा गमले हैं और एक बड़ा ईंटों का स्ट्रक्चर करके मैंने बेड बनाया है जिसमें सब्जियां लगाई हैं। बहुत सारे फूल हैं, पौधे हैं और कुछ फल भी लगाए हैं। इधर आप देख रहे हो, ये जो सेक्शन है वहाँ हर तरह के फूल मैंने लगाए हैं। मोगरा है, गुलाब है, अबोली है, बोगनवेल है। इसकी जो खासियत है कि यहाँ कहीं भी मैंने मिट्टी का उपयोग नहीं किया है, सिर्फ कंपोस्ट में बनाया है। ये यहाँ पे एक शेड है, इसका उपयोग मैंने हैंगिंग्स के लिए किया है। ये सभी हैंगिंग्स हैं, ये कुछ बोतलों में भी हैंगिंग्स लगाए हैं, ये और कुछ है। और यहाँ आप देख सकोगे तो कपड़े की ग्रो बैग्स होती है, ये जो है वो प्रोटीन पाउडर के डिब्बे हैं, उसमें मनी प्लांट लगाए हैं और आप देख सकोगे कि अच्छी तरह बढ़ गए हैं। ये कपड़े की कुछ ग्रो बैग्स है, इसमें मैंने कॉर्न लगाए हैं। ये और कुछ बोतलें हैं, ये बिस्कुट की, घी की बोतलें हैं। अब आप देख सकोगे कि जो मैं दिखाने वाली हूँ वो है मेरे कंपोस्टिंग की जगह है। ये एक ईंटों का स्ट्रक्चर बनाकर इधर कंपोस्टिंग किया है, इसके बारे में मैं आपको बाद में जानकारी दूंगी। यहाँ और कुछ फूल और सब्जियां हैं। ये फूल का पौधा है, ये बोतलों में हैंगिंग्स लगाए हैं। ये मोरिंगा का पौधा है, कितना बढ़ गया है और ये एक गमले में ही लगाया है। ये बोनविटा की बोतल दिख रही है आपको। यहाँ चंपा के कुछ प्रकार है। ये बरगद का पेड़ है। यहाँ अलग अलग तरह की सब्जियां लगाई है। ये नींबू है, नींबू दिख रहा है आपको। ये सभी जो है वो कंटेनर्स में भी है। ये पपीता बड़ा हो गया है। ये और एक नींबू का पेड़ है, इसके पास में ही बरगद का है। और ये सभी मैंने, ये तुलसी है, ये टिंडा है, इसका ये बेल बहुत ही बढ़ गया है और फैल गया है सभी तरफ। ये बोतलों का उपयोग किया है। ये मेरे बाग की खासियत है, मैंने गन्ना लगाया है और वो जूट की बैग में लगाया है। ये कोलोकेशिया अरबी के पत्ते हैं। ये और कुछ पत्तेदार सब्जियां हैं और ये सभी क्रेट में लगाया है। और ये फल वाले के यहाँ से, सब्जी वाले के यहाँ से जो खराब ट्रेस हैं, क्रेट हैं, उसमें है। ये कुछ थर्माकोल बॉक्सेस में भी है। ये सदाबहार का पौधा है, फूल लगे हैं बहुत। तब इसी बगीचे के माध्यम से मैं आपको कंपोस्टिंग और सेंद्रिय बागवानी की जानकारी दूंगी। सेंद्रिय बागवानी और कंपोस्टिंग अगर हम करें तो ये एक प्रकार की देश सेवा ही है। ये कैसे है? तो कंपोस्टिंग और सेंद्रिय बागवानी के माध्यम से हमारा घर में बैठ के भी देश सेवा में योगदान हो सकता है। इसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कंपोस्टिंग से गीले कचरे की जो भयानक समस्या है वो कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं, क्योंकि जो कचरे का निर्माण हो रहा है उसमें से 70% गीला कचरा है और ये हमारे घर से ही निकलता है। इस गीले कचरे का कंपोस्ट करके हम उसका उपयोगी मिट्टी में रूपांतरण कर सकते हैं। ये कैसा कर सकते हैं, इसकी जानकारी हम बाद में लेंगे। इसी कंपोस्टिंग और सेंद्रिय बागवानी के माध्यम से रासायन मुक्त सब्जियां मिल सकती हैं, जिससे हम लोगों का आरोग्य भी सुधर सकता है। ये एक छवि है, ये मेरे घर पे बनाया हुआ कंपोस्ट है। इस कंपोस्ट को हम काला सोना, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। इसे क्यों काला सोना कहते हैं, ये आप जान सकोगे ये जानकारी लेने के बाद। पहले कंपोस्टिंग मतलब क्या है? तो कंपोस्टिंग मतलब गीले कचरे का
मिट्टी में रूपांतरण करना, कंपोस्टिंग के माध्यम से जो गीला कचरा है, घर का कचरा है, हमारे किचन का कचरा है, उसका हम मिट्टी में रूपांतरण करते हैं। अगर हम प्रकृति में देखें तो ये प्रक्रिया जो कंपोस्टिंग की है वो स्वाभाविक तरीके से होती ही रहती है। जैसे कि जंगल के सूखे पत्ते नीचे गिरते हैं, उसी जगह पर प्राकृतिक तरीके से ये सड़ जाते हैं और इनकी मिट्टी भी बन जाती है। यही मिट्टी उन पेड़ों के लिए खाद का काम करती है। कंपोस्टिंग अगर हम करना चाहे, घर में करना चाहे, तो उसके दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है रसोई के गीले कचरे से बनने वाली खाद। हमारे रसोई से जो गीला कचरा निकलता है उससे हम खाद बनाते हैं, वो पहला कंपोस्टिंग। और दूसरा है सूखे पत्ते से बनने वाली खाद। ये सिर्फ जो रास्ते पे या बाग में सूखे पत्ते गिरते हैं उससे बनने वाली खाद है। अगर हम कंपोस्टिंग करना चाहे तो उसके लिए कुछ घटक जरूरी है। वो घटक कौन कौन से हैं? तो पहला है सूखे पत्ते, दूसरा है रसोई का कचरा, और तीसरा है कंपोस्टिंग कल्चर जो इस प्रक्रिया में जामन की तरह काम करता है। ये कंपोस्टिंग कल्चर क्या है उसका मैं डिटेल में आपको जानकारी बाद में दूंगी। तो ये 3 घटकों से हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं। अगर हमें कंपोस्टिंग करना है तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका हम कंपोस्टिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं, और कुछ ऐसी है कि जिनका कंपोस्टिंग हम नहीं कर सकते। तो अगर करना है तो ये कौन कौन सी चीजें हैं? सब्जियां और फल के छिलके, पत्तीदार सब्जी के डंठल इत्यादि, ज्यादा तले हुए पदार्थ छोड़ के बाकी सब रसोई का कचरा, सड़ी गली हुई सब्जियां और फल, नारियल के छिलकों का चूरा, बाग में और रास्ते पे गिरे हुए सूखे पत्ते, फूल, बाग में छटाई किए हुए पत्ते, टहनियाँ और निर्माल्य। तो पहले आपने देखा कि ये बहुत सारी चीजें हमारे किचन वेस्ट से ही हमें मिल सकती है। अब ऐसी कुछ चीजें हैं वो कंपोस्ट में हमें नहीं डालनी चाहिए। वो कौन कौन सी है? वो है रबर, जूते, चमड़े की वस्तुएं, नारियल का खोल, प्लास्टिक, कांच। ये जो चीजें हैं ये हम कंपोस्ट में कभी भी नहीं डाल सकते क्योंकि इनका कंपोस्टिंग नहीं हो सकता। अब अगर हमने ये सोच लिया कि हमें कंपोस्टिंग करना है तो किन में हम ये कंपोस्टिंग कर सकते हैं? ये जो तरीके हैं ये बहुत ही आसान है और हमारे घर पे भी उपलब्ध हो सकते हैं। तो मैं कुछ आपको तस्वीरों के माध्यम से इनकी जानकारी दूंगी। अगर हमें घर पे करना है कंपोस्टिंग तो कोई भी गमला या मिट्टी के बर्तन, लॉन्ड्री या नायलॉन बैग, जूट की बोरी, किसी भी तरह का पिंजरा, हम पिजन मेश होता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं इसके लिए। पुराने क्रेट, इधर मैंने जो क्रेट आपको दिखाया है वो किसी भी सब्जी वाले या फल वाले के पास टूटा हुआ होता है, वो घर पर लाके उसका हम कर सकते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं ईंटों का बेड, ये सिर्फ ईंटों का एक छोटा स्ट्रक्चर बनाया है और इसमें भी आप कंपोस्टिंग कर सकते हो। तो आपके पास कितनी जगह है इस पर ये डिपेंड करता है कि आप कंपोस्टिंग किस में करोगे। अगर आपको हाउसिंग कॉलोनी में ये करना है, सोसाइटी लेवल पे ये करना है, तो जमीन में गड्ढे करके कर सकते हो, क्योंकि जमा हुआ कचरा बहुत ही ज्यादा होगा घर से, लोगों के घर से। जमीन में गड्ढे करके, ईंटों का ढांचा करके, लोहे का या बांस का पिंजरा करके। ये कंपोस्टिंग किस में करना है ये आपने तय किया। अब हम कंपोस्टिंग प्रक्रिया क्या होती है, इसके क्या क्या प्रकार है, इसमें क्या होता है, इसकी जानकारी लेंगे। तो कंपोस्टिंग प्रक्रिया क्या है? तो पहले हमें क्या करना है, अगर हमने घर पे करने के लिए गमला लिया तो गमले में नीचे की तरफ और सभी बाजू में थोड़े से छेद लेने आवश्यक हैं। इससे छेदों से क्या होता है, तो हवा अंदर बाहर होने में मदद मिलती है, यानी कि इसका वायु विजन अच्छी तरह से होता है, जो कि कंपोस्टिंग के लिए बहुत ही जरूरी है।
और एक चीज ऐसी है कि कंपोस्टिंग प्रक्रिया में एक तरल पदार्थ जमा होता है, बाहर निकलता है, इसको हम कंपोस्ट टी कहते हैं। वो कंपोस्ट टी क्या होता है ये इसकी जानकारी मैं दूंगी। तो ये कंपोस्ट टी जो बाहर निकलता है वो आसानी से बाहर निकल सकता है, अंदर जमा नहीं रह सकता। तो पहले हमें क्या करना है, जो गमला है उसके बाजू में और नीचे की तरफ थोड़े से छेद लेने हैं। उसके बाद सबसे पहले नीचे की सतह में नारियल के छिलके या सूखे पत्ते डालें, जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है, नारियल के छिलके, उसका चूरा या सूखे पत्ते, इसकी पहली सतह करनी है। इस पर आप घर का गीला कचरा डालें। ये गीला कचरा कौन सा है इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो एक सतह गीले कचरे की, उसके ऊपर मिट्टी या लकड़ी का चूरा या सूखे पत्ते, जो कुछ भी आपके पास है वो चलेगा, इसका एक ये डालकर उसका एक परत बना दे। इससे मैंने पहले जो बताया था कि जो कंपोस्ट निकलता है वो इसके कारण बाहर नहीं आता, वो इस सूखे पत्तों में ही एब्सॉर्ब हो जाएगा और वो बाहर नहीं आएगा और नमी भी ज्यादा नहीं होगी। अगर हो सके तो समय समय पर ये कचरा ऊपर नीचे हिला दे। ऊपर नीचे अगर हिला दिया तो ये जो प्रक्रिया है वो अच्छी तरह से होने में मदद मिल सकेगी, ये जल्दी हो जाएगी। अगर आप ये गमले में कर रहे हो, जो गमला है जिसमें आपने छेद किया है, ये कंपोस्टिंग मटेरियल अंदर डाला है, उस गमले में नीचे एक ट्रे या बर्तन रख दे, जिससे अगर कंपोस्टिंग बाहर निकलता है वो जमा होगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि इस कंपोस्टिंग प्रोसेस में एक तरल पदार्थ निकलता है जिसे हम सेंद्रीय बागवानी में कंपोस्ट टी कहते हैं। तो ये कंपोस्ट टी का उपयोग क्या है, तो ये कंपोस्ट टी हमारी बाग में पानी मिलाकर खाद और कीटनाशक दोनों के रूप में आप इसका उपयोग कर सकते हो। सेंद्रीय बागवानी में इसका महत्व बहुत ही है। ये खाद भी हो सकती है और आपके पौधों के लिए कीटनाशक भी हो सकता है। अगर आप गड्ढे में कर रहे हो, जैसे मैंने हाउसिंग कॉलोनी सोसाइटी लेवल पे बताया, तो ये गड्ढे में है तो ढके रखना उतना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर घर में या बाग में किसी गमले में है, ये आप कंपोस्टिंग किसी गमले में कर रहे हो, तो ऐसी किसी चीज से ढक दें जिसमें से हवा अंदर बाहर आ जा सके। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें वायु विजन, हवा अंदर बाहर होना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये ऐसी किसी चीज से ढक दे जिसमें थोड़े से छेद हो, जाली हो, जिससे से हवा अंदर बाहर आ जा सके, जैसे कि जूट की बोरी और जो कुछ भी आपके पास घर में पर्याय उपलब्ध है उससे आप ये कवर कर सकते हो। ये महत्वपूर्ण है कि ये सभी प्रक्रिया आपकी पूरी होकर कंपोस्ट तैयार होने में, यानी कि गीले कचरे से मिट्टी में रूपांतरण होने में लगभग 1.5 महीना लगता है। 90 दिन लगते हैं, इसमें 100 दिन भी लग सकते हैं, 80 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन एवरेज ये 1.5 महीने में हो जाएगा। अब मैंने जो आपको कंपोस्टिंग के 3 घटक बताए थे, सूखे पत्ते, गीला कचरा और कंपोस्टिंग कल्चर। तो ये कंपोस्टिंग कल्चर क्या है? कंपोस्टिंग कल्चर ये एक जामन की तरह काम करता है इस कंपोस्टिंग प्रक्रिया में, और कंपोस्टिंग कल्चर के माध्यम से ये जो प्रक्रिया है वो जल्दी और सुलभ हो जाती है। ये कैसे काम करता है, ये क्यों जल्दी हो जाती है? तो इसका कारण ये है कि कंपोस्टिंग कल्चर में ऐसे सूक्ष्म जीव और जीवाणु होते हैं जो ये कंपोस्टिंग की प्रक्रिया है वो जलद गति से होने में हमारी मदद करते हैं। वो जो जीवाणु है उनके माध्यम से ये प्रक्रिया जलद गति से और अच्छी तरह से पूरी होती है। हमें अगर कंपोस्टिंग कल्चर, यानी कि मैं इसे जो जामन कह रही हूँ, वो अगर हमको चाहिए तो कौन कौन सी चीजें हैं जो हम कंपोस्टिंग कल्चर करके उपयोग कर सकते हैं? वो है, पहला है गोबर या गोमय। तो गोबर या गोमय अगर हम यूज कर रहे हैं तो एक बात यह है कि वो जितना ताजा हो उतना ही अच्छा रहेगा। पुराना गोबर कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा है छाछ, जो हमारे किचन से ही हमें मिल सकती है।
लेकिन ये छाछ खट्टी और पुरानी चाहिए। तीसरा है मिट्टी। मिट्टी को भी हम, हमारी बाग में जो मिट्टी है वो कंपोस्टिंग कल्चर के माध्यम कंपोस्टिंग कल्चर करके यूज कर सकते हैं। चौथा है तैयार कंपोस्ट। अगर हम पहले से ही कंपोस्ट कर रहे हो और हमारे घर पे ही रेडी कंपोस्ट है, अगर घर पे नहीं है तो दूसरे किसी हमारे मित्र के यहाँ से हम ये कंपोस्ट ला सकते हैं, तो ये कंपोस्ट भी हम कंपोस्टिंग कल्चर करके उसका उपयोग कर सकते हैं। और इसमें से कुछ भी नहीं हो तो बाजार में बना बनाया हुआ कंपोस्टिंग कल्चर पाउडर मिलता है, तो ये खरीद कर लाकर भी आप इसका जामन की तरह अपनी कंपोस्टिंग प्रक्रिया में उपयोग कर सकते हो। तो ये कंपोस्टिंग कल्चर के बारे में मैंने आपको सभी जानकारी दी। जो मैंने आपको बताया है वो यहाँ चित्रित किया है कि कंपोस्टिंग लेयर जो है वो सतह है वो कैसे बनाते हैं। पहले नारियल के छिलकों का चूरा और सूखे पत्ते, अगर सिर्फ छिलके हैं तो भी चलेगा, सिर्फ पत्ते हैं तो भी चलेगा, दोनों हैं तो दोनों ही डाल दो। उसके बाद रसोई का कचरा। इस रसोई के कचरे में कौन सी चीजें आती है और कौन सी चीजें नहीं आनी चाहिए ये भी मैंने पहले आपको बताया है। उस पे सूखे पत्ते, फूल, आपका घर का जो निर्माल्य है वो भी यहाँ जा सकता है। रसोई, फिर से रसोई का कचरा और फिर से सूखे पत्ते और फूल, ऐसी अल्टरनेट आपको लेयर्स बनाकर जाना है। अगर आपको कंपोस्टिंग की प्रोसेस समझ में आ रही है तो उसमें और एक घटक है जो जान लेने की बहुत ही जरूरत है। उसे हम सेंद्रीय बागबानी और कंपोस्टिंग में कंपोस्ट फॉर्मूला करके ये लोगों को मालूम होता है। तो ये कंपोस्ट फॉर्मूला क्या है? ये है ATM। अब ये ATM क्या है? A यानी कि एयर यानी कि हवा, T है टेम्परेचर, तापमान, और M है मॉइस्चर, नमी। हमें पूरी कंपोस्टिंग प्रक्रिया में ये ATM यानी कि हवा, तापमान, नमी, तीनों चीजें देखनी चाहिए ताकि ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया अच्छी तरह से सुलभ गति से हो जाए और इसका रूपांतरण अच्छी मिट्टी में हो जाए। तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। पहला है हवा। हवा का कंपोस्टिंग प्रक्रिया में क्या महत्व है? तो मैंने पहले भी आपको छेद वाला जो पॉइंट बताया था वहां मैंने आपको बताया था कि कंपोस्ट प्रोसेस में वायु विजन यानी कि हवा अंदर बाहर होना बहुत ही जरूरी है। जिस किसी जगह आप कंपोस्टिंग कर रहे हो वहां हवा अंदर बाहर होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? हवा के बगैर अंदर का कचरा गल जा सकता है। अगर हवा ही नहीं मिली तो ये कचरा सड़ जाएगा, गल जाएगा और इससे गंदी बदबू आ सकती है। अगर हवा नहीं मिली, वायु विजन नहीं हो तो अंदर ज्यादा नमी हो जाएगी और इस नमी के कारण कीड़े भी हो सकते हैं। वो कंपोस्टिंग मटेरियल जो कंपोस्टिंग के लेयर्स हमने बताया है उसमें कीड़े हो सकते हैं, इसलिए हमारे गमले में छेद होना जरूरी है जिससे ये वायु विजन सुलभ हो सकता है। इसलिए अंदर बाहर और साइड पे छेद चाहिए। और जैसे मैंने कवर करने के बारे में बोला था कि ऐसी किसी चीज से कवर करना चाहिए जिससे ये वायु विजन हो सके। ये हवा का मैंने बताया। अब दूसरा है T, टेम्परेचर यानी कि तापमान। अब तापमान का इस प्रक्रिया में क्या महत्व है? कंपोस्टिंग प्रक्रिया की एक विशेषता ये है कि जब यह प्रोसेस चालू हो जाता है, जब कंपोस्टिंग प्रक्रिया अंदर धीरे धीरे चालू हो जाती है तो अंदर का तापमान बढ़ने लगता है। अंदर जो कंपोस्टिंग मटेरियल है उसका तापमान बढ़ने लगता है। एक स्थिति तो ऐसी आ जाती है कि अगर आप गमले में जो कंपोस्टिंग मटेरियल है, जिस गमले में आप कर रहे हो वहां कंपोस्टिंग मटेरियल से भर गया है, वो अगर आपने नीचे से ऊपर तक हिला दिया तो गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि भाप आती है और हाथ को वो गर्मी महसूस होती है। तो ये तापमान इतना बढ़ता है कि हाथ को वो गर्मी महसूस होती है। और ये महत्वपूर्ण है कि इस तापमान से ही आपको पता चल सकता है कि आपकी प्रोसेस, ये कंपोस्टिंग की प्रक्रिया है, ये अच्छी तरह से चल रही है।
अगर वहां तापमान बढ़ गया हो, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये आप जान सकते हैं। और जैसे जैसे ये कंपोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, गर्मी कम हो जाती है, धीरे धीरे तापमान नीचे जाने लगता है, और जब यह कंपोस्ट पूरी तरह तैयार हो जाएगा, इसका मिट्टी में रूपांतरण हो जाएगा, ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, तो ये तापमान एकदम सामान्य हो जाता है। तो पहले हमने हवा के बारे में देखा, बाद में तापमान के बारे में देखा, अब M यानी कि मॉइस्चर, ये है नमी। नमी का क्या महत्व है? तो कंपोस्ट में अच्छी तरह से नमी रखना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? इसके लिए नमी कैसे अच्छी तरह से रख सकते हैं? इसके लिए रसोई का कचरा और सूखे पत्तों की मात्रा अच्छी तरह रखना जरूरी है। जो आप लेयर्स कर रहे हो गीला कचरा और सूखे पत्तों का, तो उसकी मात्रा अच्छी तरह से रखना जरूरी है। गीला कचरा ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम आ सकता है, सूखे पत्ते ज्यादा हो गए तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसके बारे में बताने वाली हूँ आपको। अगर ज्यादा सूखा हो जाता है, ज्यादा सूखा कब होगा? जब सूखे पत्ते ज्यादा हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, तो थोड़ा सा पानी मिला देते हैं, तो सूखापन कम हो जाएगा। और अगर ये ज्यादा गीला हो गया, ये कब हो सकता है? आपने जो रसोई का कचरा है आपका, वो बहुत ही ज्यादा उसमें डाल दिया और सूखे पत्ते उसमें नहीं डाले, तो ये ज्यादा गीला हो जाएगा। तो इसके लिए आप सूखे पत्ते डाल दो, तो ये मात्रा बराबर हो जाएगी। अब ये जो मैंने बताया, उसके बारे में मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। आप जो प्रोसेस है वो यहाँ देखिए, और मैं आपको वर्बली बताऊंगी कि ये इसमें मैं क्या दिखा रही हूँ। ये कंपोस्ट जो है उसे हम ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना कहते हैं। ये कंपोस्ट करना वैसे बहुत ही आसान है, अगर हम घर पे करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या लगता है ये मैं पहले आपको दिखाती हूँ। ये चीजें लगती हैं। पहले ये है सूखे पत्ते, जो आपको कहीं से भी मिल सकता है। ये है गीला कचरा, इसमें क्या आता है ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था। तो ये घर का किचन वेस्ट। ये है कंपोस्ट कल्चर, ये मैंने रेडीमेड पाउडर जो आपको बताया था वो है। इसकी मात्रा यहाँ इसलिए कम है कि ये बहुत ही थोड़ा लगता है, इसे ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना लगता है। कंपोस्टिंग आप करना चाहे तो किस में भी कर सकते हैं, बैग में कर सकते हैं, गमले में कर सकते हैं, किसी मिट्टी के बर्तन में कर सकते हैं। ये मैंने घर का जो प्लास्टिक का पुराना टब है वो लिया है। जैसे कि मैंने बताया, नीचे और बाजू में छेद होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आप घर पे ही कर सकते हो, और अगर टूटा फूटा बर्तन है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये और एक पिंजरा है जिसपे मैंने घर पे कंपोस्ट किया है। तो हम देखते हैं ये कैसे करें। पहली सतह मैंने जो बताई वो सूखे पत्ते, ड्राई लीव्स की मैंने है। इसमें आप नारियल के छिलकों का चूरा भी डाल सकते हो। तो ये मैंने सूखे पत्ते डाले इस पे। ये सूखे पत्तों के बाद ये अच्छी तरह से फैल कर उसमें डाल दें। उसके बाद ये जो किचन वेस्ट है, घर का गीला कचरा है, उसकी एक सतह कर लें। ये अगर आपने बारीक किया तो अच्छा रहेगा, काट लिया तो ये प्रोसेस ज्यादा अच्छी हो सकती है। तो ये काट कर लेना ज्यादा अच्छा होता है। तो ये उस पे फैला दिया सूखे पत्तों पे। जितने सूखे पत्ते हैं उतना ही मैंने अभी गीला कचरा डाला है। उसके बाद ये कंपोस्टिंग कल्चर, ये आप देख रहे हो कि बहुत ही थोड़ी मात्रा लगती है, ये ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। ये कंपोस्टिंग कल्चर उस पे फैल दिया है मैंने। इसके ऊपर फिर से सूखे पत्ते, इसमें आप फूल डाल सकते हो, निर्माल्य डाल सकते हो। अगर आपके बाग की टहनियाँ हैं, कुछ खराब पौधे हैं, वो काट कर भी डाल सकते हो। तो ये मेरे पास सूखे पत्ते हैं, ये मैंने डाले हैं। ऐसे ही सूखे पत्ते, उस पर किचन वेस्ट, फिर से सूखे पत्ते, उस पर गीला कचरा, ऐसे लेयर्स बनाने हैं। ये लेयर्स कितने बनाने चाहिए? ऊपर तक नहीं बनाने चाहिए। ये टब के ऊपर थोड़ी सी जगह रखनी चाहिए। ये मैंने जैसे आपको नीचे से ऊपर तक हिलाना चाहिए बोला,
तो ये इससे हिला सकते हो, हाथ से भी हिला सकते हो, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी तरह से हिला कर लेना चाहिए। जब ये टब पूरा भर जाएगा तो आप ये बाजू में रख दो, और इसके बाद जो घर पर और गीला कचरा है उसके लिए दूसरा कंटेनर, दूसरा गमला, दूसरी बैग लेकर ये कंपोस्टिंग फिर से शुरू करो। ये कचरे से कंपोस्ट तैयार होने में, मिट्टी में रूपांतरण होने में, मैंने जैसे पहले आपको बताया, कुछ 90 दिन लगते हैं। तो 90 दिनों में ये कंपोस्ट पूरा हो जाने तक आपने जो दूसरा गमला लिया है, दूसरा बर्तन लिया है, वो आपका भर जाएगा। उस समय ये जो मैंने टब दिखाया है, या पहला जो गमला आपका भर गया है, उसका कंपोस्ट पौधों के लिए, आपके सेंद्रीय बाग के लिए तैयार हो जाएगा। और जो दूसरा गमला है वो आप बाजू में रख दोगे। अब ये मेरे घर में एक और पिंजरा है, इसमें मैंने कंपोस्ट किया है। ये इसकी नेक्स्ट स्टेज है। तो ये कैसा काला हो जाता है, बारीक हो जाता है, थोड़ी सी नमी भी है इसमें, ये पूरा सूखा नहीं है क्योंकि इसमें नमी बरकरार रखना जरूरी है। इसके बाद 2 या 3 हफ्तों में ये कंपोस्ट रेडी हो जाएगा। ये आप दिख रहे हो, ये पहला जो स्टेज आपने लेयर्स का देखा, ये उसके बाद ये, और ये फाइनल मेरा रेडी कंपोस्ट है। इसका जो गीला कचरा है उसका मिट्टी में रूपांतरण होना, ये कंपोस्टिंग की प्रक्रिया है। इसका ये फाइनल कंपोस्ट है। ये तैयार हो गई मिट्टी। ये आप पौधों में डाल सकते हो या इसमें पेड़ भी लगा सकते हो। ये आपकी सेंद्रीय बाग के लिए अच्छी खाद की तरह काम करती है और इसे हम काला सोना, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। पहला आपने देखा गीले कचरे का, किचन वेस्ट का कंपोस्टिंग। दूसरा है सूखे पत्तों का कंपोस्टिंग। अगर आप गीले कचरे का कंपोस्टिंग कर रहे हो तो सूखे पत्तों का कंपोस्टिंग करना भी बहुत ही आसान है, वो गीले कचरे से भी आसान है। सूखे पत्ते अगर जमा हो गए तो लोग उसे जला देते हैं क्योंकि इससे प्रदूषण बढ़कर पर्यावरण की हानि होती है। अगर ये जलाना नहीं चाहिए तो इसका उपयोग हम किस तरह कर सकते हैं? तो इसका हम खाद करके, कंपोस्टिंग करके इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें क्या मिश्रण होता है? तो ये गीले कचरे जैसे ही प्रक्रिया है। सूखे पत्ते, फूल, हरी झुंडन और उसमें कल्चर डालते हैं। वो कंपोस्टिंग कल्चर के बारे में जो मैंने बताया है, उसमें से कौन सा भी कल्चर का प्रकार आप यूज कर सकते हो। एक ही फर्क है कि इसमें हम कभी भी गीला कचरा नहीं डालते। जो सूखे पत्तों का कंपोस्टिंग है वो सिर्फ ब्राउन वेस्ट या ग्रीन वेस्ट, इसका ही कंपोस्टिंग होता है। इसमें घर का गीला कचरा नहीं जाता। इसकी विधि रसोई के कचरे से खाद करने के समान ही है। और एक फर्क है कि जैसा मैंने आपको बताया, गीले कचरे का कंपोस्ट 90 डेज यानी कि 90 दिन में तैयार होता है। तो ये कंपोस्ट तैयार होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, 4 से 5 महीने लगते हैं। तो इसके लिए समय ज्यादा लगता है, लेकिन इससे भी जो खाद मिलता है वो उतना ही हमारी सेंद्रीय बाग के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो 2 प्रकार हमने देखे, गीले कचरे का और सूखे पत्तों का। सूखे पत्ते, ये मैंने जो सूखे पत्ते, फूल, हरी झुंडन कल्चर, इसकी विधि सेम ही है, 4 से 5 महीने लगते हैं। अब ये छवि मैंने मेरे घर का जो कंपोस्ट है, जो मैंने नारियल के पेड़ के यहाँ सब कचरा, सूखे पत्ते जमा किए हैं, उसकी एक छवि है। और दूसरा जो है वो सूखे कचरे का, सूखे पत्तों का कंपोस्ट जो रेडी होने के बाद कैसा दिखता है, उसकी छवि है। ये दोनों छवियों से आपको ये जानकारी मिल सकती है। अब कंपोस्टिंग हमें क्यों करना चाहिए, इसके फायदे क्या है? इसके बहुत सारे फायदे हैं। पर्यावरण के लिए भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रकार की ये देश सेवा ही है। कंपोस्टिंग में जो कीड़े होते हैं उन्हें खाने के लिए बहुत सारे पक्षी आते हैं। ये बात पर्यावरण के लिए अच्छी है। कंपोस्टिंग प्रक्रिया जो होती है उसमें प्राकृतिक तरीके से कुछ कीड़े हो जाते हैं। ये कीड़े वो प्रक्रिया
जल्द गति से और आसान तरीके से करते हैं, इसलिए ये कीड़े कंपोस्टिंग के लिए उपयोगी ही है। तो ये कीड़े खाने के लिए बहुत सारे पक्षी आते हैं और हमारी बाग में उस जगह पर पक्षी जमा होते हैं, जो पर्यावरण के लिए अच्छा है। लोगों में बागबानी के लिए कंपोस्ट की बहुत मांग होती है। जो सेंद्रिय बागबानी करते हैं उनके लिए ये कंपोस्ट, अगर आपको बिना मिट्टी क्या करना है उसके लिए भी ये कंपोस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर सोसाइटी स्तर पर हम कंपोस्टिंग करते हैं, सोसाइटी लेवल पे अगर हमने किया, तो जो कंपोस्ट तैयार होता है उसकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा होती है और उसकी बिक्री करके सोसाइटी को फायदा हो जाएगा। तो ये एक अलग तरह का फायदा है, आर्थिक फायदा कह सकते हैं। अगर हम घर के छत पर ये सेंद्रिय बगीचा कर रहे हो, जैसे कि मैंने मेरे घर के छत पे किया है, वो पूरी तरह से इस कंपोस्ट पे ही है। घर कंपोस्ट की मदद से अगर हम छत पर बगीचा करें तो छत पर लोड कम आ जाता है। वो लोड क्यों कम आ जाता है? तो कंपोस्ट ये मिट्टी की तुलना में बहुत ही हल्का होता है, उसका जो वजन है वो कुछ भी नहीं होता अगर हम मिट्टी से तुलना करें तो। और एक बात कि अगर हम बिना मिट्टी का बगीचा करें और बिना मिट्टी की जगह ये कंपोस्ट का उपयोग करें तो इससे मिट्टी का खर्चा भी बच सकता है। तो ये और एक फायदा हमने देखा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि घर का कचरा बाहर नहीं जाता, घर के कचरे का घर पे ही कंपोस्ट कर रहे हैं हम। घर के कचरे और सूखे पत्ते से कंपोस्ट करके हम बिना मिट्टी का सेंद्रिय बगीचा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको वीडियो दिखाया है मेरे बगीचे का, जिससे हमें घर पे उगाई हुई रासायन विरहित सब्जियां मिल सकती हैं। ये कंपोस्ट सेंद्रिय रासायन विरहित बगीचे का महत्वपूर्ण हिस्सा है और ऐसी सब्जियां हमारे आरोग्य के लिए, लोगों के आरोग्य के लिए बहुत ही अच्छी है। कंपोस्टिंग से, जो मैंने आपको देश सेवा बताया, कंपोस्टिंग से नगर निगम पे जो कूड़ा व्यवस्थापन का दबाव है वो कम होने में हमारी मदद होती है। कूड़ा व्यवस्थापन हम हमारे घर का हमारे ही स्तर पे करते हैं, तो इससे नगर निगम पे जो दबाव है वो कम हो जाएगा और कंपोस्टिंग से हमारा इस तरह देश सेवा में भी योगदान हो सकता है। तो ये स्वच्छ भारत आत्मनिर्भर भारत, ये जो नारा है, उसमें हम कंपोस्टिंग और सेंद्रिय बागवानी के माध्यम से इस तरह कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप कंपोस्टिंग शुरू करें और आपका कंपोस्टिंग प्रयोग आनंददायी और सफल हो। ये कुछ छवियां हैं इस कंपोस्टिंग प्रक्रिया की। ये जो पूरा हो गया कंपोस्ट है, ये आपने ये सब कचरा और सूखे पत्ते मिला दिए। हमने अभी कंपोस्टिंग के बारे में देखा। अब दूसरा ये है कि मैं आपको ये कंपोस्ट आपका अगर तैयार हो गया तो बिना मिट्टी के सेंद्रिय खाद पर बगीचा कैसा बनाया जाता है। तो ये जो दो तस्वीरें हैं वो मेरे घर के छत पे जो बगीचा है उसकी है। यहाँ कोई भी मिट्टी का उपयोग नहीं किया है, सिर्फ मैंने जो कंपोस्टिंग की जानकारी दी उस कंपोस्टिंग के माध्यम से ये बगीचा बनाया है। ये दो छवियां आपकी जानकारी के लिए हैं। अब हम सेंद्रिय बागवानी की जानकारी लेते हैं। अगर हमें सेंद्रिय बागवानी करनी है तो पहला प्रश्न ये आता है कि मिट्टी का मिश्रण क्या करें, हम पौधा कहाँ लगाएं, किसमें लगाएं। तो अगर हमें ये मिट्टी का मिश्रण करना है, मैं यहाँ मिट्टी यही शब्द का उपयोग करती हूँ। अगर आपके पास पहले से ही मिट्टी का बनाया हुआ बगीचा है तो उसमें कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये मैं बताने वाली हूँ। अगर नया कर रहे हो और कंपोस्ट है तो मिट्टी की कुछ भी जरूरत नहीं है। नीचे दिया हुआ मिश्रण किसी भी गमले, बोरी या ऊंची उठाई हुई क्यारी में कर सकते हैं। बाद में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर हमें पौधा लगाना है तो बाजार में जाकर कोई गमला खरीद कर लाने की ही जरूरत नहीं है। किसी भी गमले में आप पौधा लगा सकते हो। तो वो पौधा लगाने के लिए हमें क्या मिश्रण चाहिए? पहला महत्वपूर्ण है सूखे पत्तों की कंपोस्ट, जो आपको मैंने जैसे बताया बाहर मिल भी सकती है, आप खरीद कर ला सकते हो या घर पर कर सकते हो। ये सूखे पत्तों की कंपोस्ट कितनी चाहिए, कितनी मात्रा चाहिए? तो 70 से 80% या उपलब्धता के अनुसार। अगर आपके पास थोड़ी हो तो
वैसा ही आप उपयोग करें। अगर आपके पास ज़्यादा हो, बहुत सारा है, तो उसका इस मिश्रण में उतना ही उपयोग होगा। इसके बाद गोबर से बनी खाद, जिसे हम काउडंग मैन्योर कहते हैं, उसमें गोबर से बनी खाद डालें। और नीम पाउडर, ये जो नीम पाउडर है ये कीटनाशक के रूप में काम करती है। तो सूखे पत्तों की कंपोस्ट, गोबर से बनी खाद, गोबर से बनी खाद ज्यादा मात्रा में नहीं लगती है, नीम पाउडर का बहुत ही थोड़ा लगता है। ये तीनों का मिश्रण हम पौधा लगाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब ये मिश्रण तैयार हो गया। अगर आपको गमला भरना है तो क्या करना चाहिए? तो गमले के निचले हिस्से में और बाजू में छेद करना आवश्यक है। जैसा हमने कंपोस्टिंग के लिए देखा वैसा ही यही भी है। अगर आपको पौधा लगाने के लिए गमला भरना है, किसी भी तरह का गमला हो, प्लास्टिक का हो, मिट्टी का हो, अगर कोई बैग हो, कुछ भी हो, प्लास्टिक की बैग हो, तो उसके निचले हिस्से में और बाजू में छेद करना आवश्यक है, जिससे कि वायु विजन रह सके और ज्यादा पानी बाहर जा सके। पौधों को हम पानी डालते हैं, वो अगर ज्यादा हो सके तो इस छेद के माध्यम से वो बाहर जाएगा। छेद के ऊपर ईंट की या गमले के छोटे टुकड़े डालने चाहिए, रखने चाहिए। अगर एक ही छेद है तो उसके ऊपर आपके पास कोई मिट्टी का गमला है, उसका टुकड़ा भी डाला, उसका रख दिया तो चलेगा। इसके ऊपर नारियल के छिलके, नारियल के छिलके अगर आपके पास हैं तो वो उसका चूरा करके डाल सकते हो, या अगर सूखे पत्ते हैं तो वो सूखे पत्ते भी डाल सकते हो। इसके बारे में मैं आपको बाद में एक वीडियो दिखाने वाली हूँ कि ये एक्चुअली ये प्रक्रिया कैसे होती है। पहले हम जानकारी लेंगे। वो नारियल के छिलके पहले नीचे उस टुकड़े पे डाल दिए। नारियल के छिलके नहीं है तो सूखे पत्ते डालें, अगर दोनों है तो दोनों का मिक्सचर डालें। उसके बाद सॉइल मिक्सचर, जो मिट्टी का मिश्रण जो मैंने आपको बताया है, कंपोस्ट, नीम पाउडर और गोबर की खाद, ये जो मिश्रण आपने किया है वो इसके ऊपर डालें। इसके ये मिश्रण रखने के बाद एक सेंद्रिय बागवानी में हम मल्चिंग करके एक कंसेप्ट है। ये मल्चिंग क्या है मैं जानकारी बाद में दूंगी। ये मल्चिंग में सॉइल मिक्सचर, ये जो मिट्टी का मिश्रण है, इसकी ऊपरी सतह पे सूखे पत्ते या कौन सा भी सेंद्रिय पदार्थ जो आपके घर में उपलब्ध हो, उसका एक लेयर ऊपर रखते हैं। सबसे ऊपर सूखे पत्तों का एक लेयर। इसका क्या फायदा है इस जानकारी में बाद में दूंगी। ये उसके ऊपर रखना चाहिए और बाद में पौधा लगाना चाहिए। वीडियो देखकर ये आसानी से आप समझ सकोगे। ये गमला भरना जो प्रक्रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मिट्टी का मिश्रण अच्छा है तो पौधा भी आरोग्यपूर्ण होगा। ये मैंने एक मिट्टी का गमला लिया है। मिट्टी का गमला इसलिए लिया है कि ये प्राकृतिक तरीके से बनाया है। तो ये इसका साइज क्या है, तो जो पौधा आपको लगाना है उस पौधे पे ये डिपेंड करता है कि गमले का साइज कितना है। मैं अब यहाँ जो दिखाने वाली हूँ वो तुलसी का पौधा लगाने वाली हूँ, इसलिए तुलसी के लिए ये जगह ज्यादा नहीं लगती, इसलिए मैंने मीडियम साइज का ये गमला लिया है। जैसे कि मैंने छेद के बारे में बताया, ये नीचे एक छेद है। अगर मिट्टी का गमला आपने लिया तो पहले से ही उस पे छेद होता है, इससे वायु विजन हो सकता है और ज्यादा का पानी बाहर जाएगा। ये घर पे ही एक गमले का टुकड़ा है, वो मैं इसके ऊपर रखने वाली हूँ। ये गमले का टुकड़ा रख के क्या फायदा होता है, तो जब पानी बाहर जाता है तो ये यहाँ मिट्टी या कंपोस्ट जो है वो उसके साथ बाहर नहीं जाता, तो अंदर के जो पोषक तत्व हैं वो बाहर नहीं जाते, सिर्फ ज्यादा पानी बाहर जाएगा, मिट्टी उसके साथ बाहर नहीं जाएगी। तो उस छेद पे मैंने ये गमले का टुकड़ा रख दिया है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये आप देख रहे हो कि एक छोटा टुकड़ा छेद बंद किया है, उसके माध्यम से मैंने। अब जब मैंने बताया कि निचली सतह पे मेरे पास ये नारियल के छिलके हैं, वो डालते हैं। अगर आपके पास सूखे पत्ते हो तो सूखे पत्ते डालें, ये सूखे पत्ते डाले हैं। अगर इसमें से एक भी चीज हो तो भी चलेगा, दोनों ही चाहिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो नीचे मैंने ये डाला।
उसके ऊपर ये जो मेरा सॉइल मिट्टी का मिश्रण, सॉइल मिक्सचर ऑलरेडी रेडी है, जिसे हम पॉटिंग मिक्सचर भी कहते हैं, वो मैंने डाला। नीचे जो नारियल के छिलके हैं उनका उपयोग ये हो जाता है कि वो पानी एब्सॉर्ब करते हैं। अगर 2 दिन हमें पानी डालना हम भूल गए, हम कहीं बाहर गए और नहीं डाल सके, तो ये नीचे एब्सॉर्ब किया हुआ पानी नमी बरकरार रखता है। तो ये सॉइल मिक्सचर मैंने डाला। पहली बार जब आप पौधा लगाने वाले हो तब कभी भी ये पॉटिंग मिक्सचर ऊपर तक नहीं डालना चाहिए। ऊपर 1 या 2 इंच जगह रख के ये डालना चाहिए। इसके बाद ये मेरे पास तुलसी का पौधा है, ये थोड़ा सा नीचे मैंने लगाया है, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं लगाना चाहिए। इसकी जो मिट्टी है वो वैसे ही रखी है और उसके ऊपर थोड़ा और मिट्टी का मिश्रण डाला है। ये अच्छी तरह से फैल गया है और जैसे आप देख रहे हो कि मैंने ऊपर थोड़ी जगह रखी है, ऊपर तक नहीं डाला है। जो मैंने मल्चिंग बताया, तो ये मल्चिंग के लिए मेरे पास सूखे पत्ते हैं, वो मैंने मल्च के रूप में ऊपर डाले हैं। इसके क्या फायदे हैं वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन सेंद्रिय बागबानी, ये बागबानी में ये जो मल्चिंग की कंसेप्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी मानी जाती है। अगर मिट्टी हो या नहीं हो, मल्चिंग करें तो पौधे के लिए ये सॉइल, ये जो मिट्टी का मिश्रण है उसके लिए बहुत ही फायदा है। तो ये हमारा गमला तैयार हो गया। इसमें मैंने तुलसी का पौधा लगाया है। जो मैंने पहले जानकारी दी वो जो प्रक्रिया है यहाँ आप समझ सकोगे। अब मल्चिंग, ये मल्चिंग क्या है? तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मल्च के रूप में आप उपयोगी कर सकते हैं? कोई भी सेंद्रिय पदार्थ हो वो मल्च के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो सेंद्रिय होना ये जरूरी है। उसमें क्या है? सूखे पत्ते, हरे पत्ते, फूल, नारियल के छिलके, घास, सब्जियों और फल के छिलके, पत्तीदार सब्जी के डंठल, यानी कि ये जो चीजें हैं ये हम कंपोस्टिंग में यूज कर सकते हैं। वही सब चीजें हैं, ये सब मल्च के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मल्चिंग जो कंसेप्ट है ये क्या है? मल्चिंग जो कल्पना है वो क्या है? मल्चिंग का मतलब ये है कि मिट्टी की ऊपरी परत को सेंद्रिय मिश्रण से ढकना, जिसे अंग्रेजी में मल्च कहते हैं। ये जो मल्च है ये है वो सेंद्रिय मिश्रण, और ये जो हमने फैला दिया है इसे मल्चिंग कहते हैं। ऊपरी परत कभी भी हवा में एक्सपोज नहीं करनी चाहिए, वो ढक दिया तो अच्छा रहता है। ये मैंने कुछ तस्वीरें दिखाई हैं, वो मेरे बाग की है। गमले में एक ये ईंटों का स्ट्रक्चर जो मैंने बेड बताया है, वहाँ ड्राई लीव्स का मल्चिंग किया है। आप ड्राई लीव्स की जगह नारियल के छिलके यूज कर सकते हो, घास यूज कर सकते हो, फल के छिलके या सब्जियों के डंठल, कुछ भी यूज कर सकते हो। इससे आपको ज्यादा जानकारी होगी कि आप क्या कर सकते हो। अब मैं सेंद्रिय कीटनाशक के बारे में बताती हूँ। अगर आपको सेंद्रिय बागबानी करना है, मैंने 10 साल हो गए मेरी सेंद्रिय बाग को। मैंने एक बार भी कुछ रासायनिक कीटनाशक या खाद का उपयोग नहीं किया है। सेंद्रिय कीटनाशक कौन कौन से है? ये सभी मिलने में और यूज करने में बहुत ही आसान है। पहले है नीम का तेल, हम इसे नीम ऑयल कहते हैं। ये पानी में मिलाकर आप स्प्रे करें। दूसरा है गोमूत्र, काउ यूरिन, ये भी बाहर से आपको मिल सकता है, ये भी पानी में मिलाकर स्प्रे करें। तीसरा है छाछ। ये छाछ मैंने पहले आपको जैसे बताई, खट्टी और पुरानी हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, ये भी पानी में मिलाकर स्प्रे करें। चौथा है खालिज दूध, रॉ मिल्क जिसे हम कहते हैं। गर्म करने के पहले जो आपका दूध होता है वो भी पानी मिलाकर स्प्रे करें। इन सभी चीजों में पानी मिलाना, ये डाइल्यूट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा पौधों के लिए। ये स्प्रे कर सकते हैं। और एक है जीवामृत। ये जीवामृत के बारे में आपको बाद में बताने वाली हूँ। ये जीवामृत हमारे सेंद्रिय बागकाम को एक वरदान जैसा है। सेंद्रिय कीटनाशक और खाद दोनों के रूप में जीवामृत यूज कर सकते हैं। वो जीवामृत पानी में मिलाकर स्प्रे।
ये सभी पौधों पे स्प्रे करने के लिए है। और मिट्टी के में डालने के लिए नीम पाउडर, जो मैंने पहले पॉटिंग मिक्सचर में जो मिट्टी का मिश्रण है उसके बारे में बताया, नीम पाउडर जो मिट्टी में मिलाकर हम डालते हैं, ये मिट्टी के लिए कीटनाशक का काम करती है। मिट्टी में अगर कुछ हानिकारक कीड़े हो जाए तो वो नष्ट करने में नीम पाउडर हमारी मदद करती है। दूसरी एक बात यह है कि ये कीटनाशक तो आप हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर बाग में तुलसी, गेंदा, सरसों ये पौधे हम लगाए, बाग में हमारे ये 3 पौधे अगर हम लगाए तो वह कीट और कीड़ों को आकर्षित करते हैं और आकर्षित करके ये कीट जाल का काम करते हैं और बाग को सुरक्षित रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ कीटनाशक स्प्रे करके हमारा ये काम हो जाएगा। तो ये और एक पर्याय उपलब्ध है कि ये 3 प्रकार के जो पौधे हैं वो आप बाग में इधर उधर लगाओ, गमले में लगाओ, आपके ईंटों के स्ट्रक्चर पे लगाओ, कहीं भी लगाओ, तो ये कीट जाल का काम करते हैं कि जो कीड़े हैं वो उनको जो पेस्ट होते हैं बाग में वो अपनी तरफ उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, कीट जाल का काम करते हैं और हमारे जो मेन पौधे हैं, जो उपयोगी पौधे हैं, वो सुरक्षित रहते हैं और इस पे कीट जम जाती है। ये कीटनाशक देखें। अब हम सेंद्रिय खाद देखते हैं। सेंद्रिय खाद कौन कौन से हैं, किन किन सेंद्रिय खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो पहला है जीवामृत। जीवामृत पानी में मिलाकर मिट्टी में डालें। जीवामृत आपने कीटनाशक के रूप में भी देखा और ये खाद भी है, पानी में मिलाकर, क्योंकि ये लिक्विड होता है, तरल पदार्थ है, ये पानी में मिलाकर मिट्टी में डालें। दूसरा है रसोई के कूड़े से और सूखे पत्तों से बनी कंपोस्ट, के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी ली है। और है गोमूत्र। ये गोमूत्र पानी में मिलाकर मिट्टी में डाल सकते हो। ये पानी में मिलाना, ये सभी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैसे ही नहीं डालनी चाहिए। केले की छिलके, ये तो बहुत ही सरल उपाय है, घर पे कभी भी हो सकता है। केला ये सेंद्रिय खाद करके बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे उपयोग बहुत सारे हैं। तो केले के जो छिलके हैं वो एक तो ये सुखाकर उसकी पाउडर करके आप मिट्टी में मिला सकते हो, या अगर उसके लिए हमें समय नहीं है तो आप वैसे ही टुकड़े करके मिट्टी में मिला दो, उससे भी फायदा हो जाएगा। अंडे के जो छिलके होते हैं वो सुखाकर और उसका पाउडर बनाकर अगर हम मिट्टी में डालें तो वो बहुत गुणकारी है, उससे कैल्शियम मिलता है कहते हैं। तो ये अंडे के छिलके। और एक है स्टेरामिल। ये स्टेरामिल बाजार में मिलता है, अगर आप दुकान में जाके स्टेरामिल मांगो तो वो मिलता है। वो स्टेरामिल भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक है केंचुआ खाद। ये केंचुआ के बारे में, अर्थवर्म्स यानी केंचुआ यानी कि अर्थवर्म्स, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। ये वर्मी कंपोस्ट कहते हैं केंचुआ खाद को। ये जो वर्मी कंपोस्ट है वो अच्छी तरह की खाद है। अगर गोबर के उपले हैं आपके पास तो उसके टुकड़े भी आप मिट्टी में मिला सकते हो। तो आपने देखा कि गोबर भी इस सभी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। अब मैंने जो आपको जीवामृत बताया है, वो जीवामृत क्या है? ये जीवामृत घर पर करना बहुत ही आसान है अगर आपके पास इसके सभी घटक तैयार हो। अगर नहीं है तो ये बाजार में भी मिल सकता है। आजकल ये बाजार में भी लोग तैयार करके बिकने का काम करते हैं। तो ये जीवामृत क्या है? तो ये नत्र, स्फुरद और पलाश का अच्छा स्रोत है। नत्र, स्फुरद और पलाश, जिसे हम बागवानी में NPK, ये तीनों घटक अगर हमारे पौधे को मिल जाए तो पौधा अच्छी तरह से हरा भरा रहता है, खिला रहता है, फल और फूल हमें मिलते हैं। तो नत्र, स्फुरद और पलाश का अच्छा स्रोत है। एक ऐसा बनाना है तो ताजा गोबर 2 किलो, ताजा, ये महत्वपूर्ण है, पुराना गोबर नहीं चाहिए। ये मात्रा क्या है? ताजा गोबर 2 किलो, गोमूत्र 1 लीटर, बेसन आटा जो हमारे घर पे होता है वो 200 ग्राम, गुड़ 200 ग्राम। अगर ये गुड़ भी आपके पास सेंद्रिय हो तो वो भी अच्छा रहेगा। उसमें 1 या 2 मुट्ठी मिट्टी जो आपके बाग में पहले से ही है, और पानी 20 लीटर। तो ताजा गोबर 2 किलो। जैसे गोबर हम ज्यादा हो, ताजा हो, वो अच्छा कहते हैं ना, वो गोमूत्र जितना पुराना है, पुराना गोमूत्र ये ज्यादा अच्छा कहते हैं। गोमूत्र पुराना होना चाहिए और गोबर हमेशा ताजा होना चाहिए।
ताज़ा गोबर 2 किलो, गोमूत्र 1 लीटर, बेसन आटा 200 ग्राम, गुड़ 200 ग्राम, 1 या 2 मुट्ठी मिट्टी और पानी 20 लीटर, ये मिलाकर लेना चाहिए। ये सभी सामग्री एक बाल्टी में अच्छी तरह से मिलाएं। इस बाल्टी को एक बोरी से ढककर रखें। बोरी क्यों? क्योंकि इसमें भी हवा का अंदर बाहर होना महत्वपूर्ण है, वायु विजन होना चाहिए। ये पैक करके कभी कवर नहीं करना चाहिए। ऐसी किसी बोरी से ढक दो कि हवा अंदर बाहर हो सके, और इसे 3 दिनों तक हर रोज सुबह और शाम अच्छी तरह से घोल ले। ये महत्वपूर्ण है, घोल लेना। वैसे ही बंद करके 4 दिन रखा तो अंदर ये खराब हो जाएगा। सुबह शाम 3 दिन तक अच्छी तरह से घोल ले। चौथे दिन, 3 दिन में ये तैयार होता है, और चौथे दिन इसे 1 गुना 10 की मात्रा में पानी मिलाकर पौधों को दे। तो अगर 1 लीटर जीवामृत है तो 10 लीटर पानी, इस मात्रा में आप ये मिला दो और पौधों में डाल दो, मिट्टी पे डाल दो। तो ये खाद और कीटनाशक दोनों के रूप में काम करता है। सेंद्रिय बागवानी में ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, ये बहुत ही उपयोगी घटक है अर्थवर्म्स यानी कि केंचुआ। मेरे बाग का जो आपने वीडियो देखा, उसमें हर गमले में, हर बाल्टी में, हर बैग में, और जो ईंटों का पेड़ है वहां सभी सैकड़ों में केंचुए हैं, बहुत सारे केंचुए हैं, और वो बहुत ही मेरे बाग के लिए उपयोगी है, गुणकारी है। तो ये केंचुआ सेंद्रिय बागवानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपके मिट्टी में केंचुआ है तो आपके मिट्टी और पौधे दोनों आरोग्यपूर्ण रहने में ये मिल सकती है, मदद करते हैं, हमेशा ही मदद कर सकते हैं। ये किस तरह मदद कर सकते हैं? तो केंचुओं की जो विष्ठा होती है, ये विष्ठा को ही हम केंचुए की खाद कहते हैं, जो वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वो क्या है? तो उस केंचुओं की विष्ठा है। और मैंने जो पहले आपको मल्चिंग बताया, वो मल्चिंग अगर आपके मिट्टी में केंचुए है और आपने मल्चिंग किया, किसी भी सेंद्रिय पदार्थ से मल्चिंग किया, तो केंचुए की सुरक्षा होती है और उसके लिए खाद उपलब्ध होता है। तो उसी सेंद्रिय मिश्रण को वो खा जाते हैं, उनके लिए वो खाद है, और उनकी खा जाने के बाद उनकी जो विष्ठा है वो हमारे पौधों के लिए उपयोगी है। इसलिए अगर आपके पौधों में, आपके गमले में, आपकी बाग में केंचुए है तो उसकी सुरक्षा करें तो अच्छा ही होगा। ये सब मैंने आपको सेंद्रिय बागवानी की जानकारी दी। ये जानकारी मिलने के बाद अगर आपको अपने घर पे सेंद्रिय बागवानी शुरू करनी है तो ऐसी कौन सी सब्जियां और फूल है जो आप अच्छी तरह से सरल गति से, और कुछ प्रॉब्लम न आए, और ऐसे कौन से सब्जियां और फूल है जो आप लगाने चाहें? वो है बैंगन यानी कि ब्रिंजल, टमाटर, टमाटोज, मिर्च और पालक। ये 4 जो सब्जियां हैं वो अगर आप नई शुरुआत करे हो तो लगाने में आसान है। ये सब्जियां उगाने में तुलना में आसान है और बिना सायास हमें घर पर उत्पादन मिल सकता है। कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी ये बढ़ने में और इससे हमें सब्जियां मिलने में। ऐसे फूल कौन से हैं? तो रोजेस यानी कि गुलाब, हिबिस्कस जिसे हम जपा कुसुम कहते हैं वो, और मोगरा। ये 3 जो फूल हैं वो उगाने में, बढ़ाने में बहुत ही आसान है। अब ये हमने कौन से पौधे लगाने हैं, कौन सी सब्जियां लगाने वाले हैं, ये डिसाइड कर लिया। तो ये लगाना कैसा चाहिए, ये पौधे कैसे हमें मिल सकते हैं, ये सब्जियां कैसे मिल सकती हैं? तो लगाने का तरीका क्या है? ये सब्जियां बीज मिट्टी में बोकर उगाई जाती हैं। तो पालक, बैंगन, टमाटर, मिट्टी, इसका बीज हमें मार्केट से मिलता है, बाजार में मिलता है, दुकान में मिलता है। ये आप मिट्टी में बोकर उगा सकते हैं, इससे पौधा उग सकता है। ये जानकारी देने के बाद मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ कि बीज से पौधा कैसे उगता है, ये बीज कैसा लगाना चाहिए थे। जब बीज से पौधा उगता है तब उसके 3 छोटे पत्ते निकलने के बाद उन्हें प्रत्यारोपण किया जा सकता है। यानी किसी भी छोटे कप में, मग में, कॉफी का जो कप होता है उसमें, किसी भी छोटी प्लास्टिक बैग में आप पहले पौधा उगा सकते हो।
और बाद में उसका प्रत्यारोपण कर सकते हो जिस गमले में आपका ये पौधा एक्चुअली बड़ा होने वाला है वो। लेकिन ये कब प्रत्यारोपण करना चाहिए? उसमें 3 छोटे पत्ते निकलने के बाद, ताकि उसमें कुछ ताकत आ जाए। वो प्रत्यारोपण का जो शॉक होता है वो एब्सॉर्ब कर सकता है। सभी फल और फूल के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे की सूरज की रोशनी आवश्यक है। ये कहाँ रखते? अगर आपको फल लगाना है, फूल लगाना है या सब्जी लगाना है, ये सूरज की रोशनी 3 से 4 घंटों तक कम से कम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप शेड में, सेमी शेड में कभी भी नहीं लगा सकते हो, तो खुली जगह होना जरूरी है। और ऊपर दिए हुए फूल और सब्जियां मध्यम आकार के गमले में भी उगा सकते हैं, क्योंकि बैंगन का, टमाटर का और मिर्च का पौधा ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा। तो अगर आपके पास मध्यम आकार का, मीडियम साइज का कुछ गमला है तो उसमें भी लगा सकते हो। लेकिन पालक ऐसा है, पालक पत्तेदार सब्जी है, इसलिए इसके लिए बड़ा और लंबा, जैसे कि कोई क्रेट, मैंने आपको जो वीडियो बाग का दिखाया था उसमें मैंने सब्जियों के फल के क्रेट यूज किए थे, उस बड़े या लंबे किसी क्रेट में आप लगा सकते हो। अगर आप नया पौधा लगाना चाहो तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर वक्त पौधा या बीज बाजार से खरीद कर लाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें नई बाग शुरू करनी है, नए पौधे लगाने हैं, तो पहले बाजार जाकर पौधा खरीद कर लाए, बीज खरीद कर लाए, इसकी जरूरत नहीं है। तो इसके लिए पर्याय क्या है? आप ये दोनों आपस में अदला बदली कर सकते हो। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, उसे भी इस बागबानी में रुचि है, उसके पास पहले ही बाग है, तो हम आपस में अदला बदली कर सकते हैं, जिससे हमारा खर्चा बच जाएगा और समान रुचि वाले सदस्यों में मेलजोल बढ़ जाएगा। इसमें जो जानकारी है उसका भी आप इस मेलजोल से एक दूसरे को जानकारी मिल सकती है, और ये हमारे लिए फायदेशीर है और खर्चा भी बच जा सकता है। अब मैं आपको जो मैंने बीज से पौधा उगाने की प्रक्रिया बताई वो कैसे करते हैं, इसका एक वीडियो दिखाती हूँ। अगर हमें बीज से पौधा उगाना है तो जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सरल है। वो आप किस में बो सकते हो? तो कोई भी घर की चीज आपके पास अवेलेबल है, यानी कि दूध का अगर प्लास्टिक का बैग है, ये मैंने एक कॉफी का कप ग्लास लिया है, नीचे छेद करना आवश्यक है, इसके लिए भी वो मैंने छेद कर लिया। जो मिट्टी का मिश्रण मेरे बाग में है वही उसमें आप वही उसके लिए उपयोगी है, ये मैंने इसमें डाला, ये अच्छी तरह से फैला लिया और कुछ भी नहीं लगता। जो बाग की मिट्टी है वो, ये कद्दू का कद्दू का बीज है, वो ज्यादा नीचे नहीं और ज्यादा ऊपर तक नहीं, ऐसा उसमें बो दिया, उसे मिट्टी से ढक दिया। जैसा पौधा लगाते हैं वैसे ही है, ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी और ये काम पूरा हो गया। उसमें थोड़ा सा पानी डाल ले, पानी ज्यादा नहीं डालना चाहिए। नीचे जो छेद है उसका उपयोग ये है कि अगर गलती से पानी ज्यादा हो गया तो उसमें जम नहीं जाएगा, ये छेद से बाहर आ जाएगा। तो ये मैंने बीज बो दिया। ये दूसरी तस्वीर आप ये जो वीडियो में देख रहे हो, ये वो कद्दू का पौधा बड़ा हो गया है। ये बीज से जो पौधा निकला है उसे 2 पत्ते हैं, वो बड़ा हो गया है, और ये वही पौधा है, वो ज्यादा बड़ा हो गया है। इसका प्रत्यारोपण करना बहुत ही आसान है। अगर 3 पत्ते निकल आने के बाद हम प्रत्यारोपण कर सकते हैं। और इससे ये भी पता चलता है, ये पुराना वाला कॉफी का ग्लास है, उसमें ये अच्छी तरह से बढ़ सकता है। उसके लिए कुछ भी खरीद कर लाने की, सीड ट्रे वगैरह जो बाजार में मिलता है वो खरीद कर लाने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 स्टेजेस में मैंने पहले बीज बो दिया, बाद में 2 पत्ते निकले और बाद में ये पौधा पूरा हो बढ़ गया, जो हम प्रत्यारोपण कर सकते हैं हमारे एक्चुअल जो गमला है उसमें। ये कुछ तस्वीरें हैं, ये मैंने जो आपको आसानी से उगाई जा सकती हैं जो सब्जियां और फूल बताए, वो मेरे बाग से ही है। पहला जो है वो है बैंगन, ब्रिंजल, दूसरा है मिर्ची का है, तीसरा है टोमेटो, बहुत सारे टोमेटोज हैं, और चौथा है वो पालक का, वो मेरी बाग से ही है ये।
तो ये आसानी से उग सकता है। मध्यम आकार का गमला इसके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन इसके लिए 3 से 4 घंटों की सूरज की रोशनी बहुत ही आवश्यक है। ये मोगरा है, जपा कुसुम जिसे हम हिबिस्कस कहते हैं, और ये गुलाब के फूल है। ये सभी मेरी बाग से ही है। अब आखिरी चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि अगर आपको सेंद्रिय बाग करनी है तो कम से कम खर्चे में ये कैसे करें। जो गमले का खर्चा है, जो बाजार में जाकर हम खरीद कर लाते हैं, वो खर्चा हम कैसे कम कर सकते हैं। तो मेरे बाग में मैंने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ये एक संकल्पना का प्रयोग किया है। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, इसको रीयूज और रिसाइकल भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, बाजार से कीमती गमले खरीद कर लाने के बजाय आप घर पर खराब हुए या बाजार में स्क्रैप किए गमले में पौधा लगा सकते हैं। खरीद कर गमला लाने की कुछ भी जरूरत नहीं है, घर पर भी खराब हुए गमले मिल सकते हैं, या अगर आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के पास ऐसा कुछ भी है तो वहां से भी ला सकते हो और उसमें पौधा लगा दो। इससे ये खर्चा बहुत ही बच जाएगा आपका। और दूसरी बात ये है कि महत्वपूर्ण है, ये घन कचरे का व्यवस्थापन हो जाता है। हमने गीले कचरे का व्यवस्थापन तो देखा, घर का जो किचन वेस्ट है उसका कंपोस्टिंग करके आप गीले कचरे का व्यवस्थापन करे हो। ये जो है, जो हम उसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, घन कचरे का भी व्यवस्थापन हो जाता है। तो ये एक देश सेवा जैसा ही काम है, तो इसका भी व्यवस्थापन आप कम कर सकते हो। तो किस किस चीज में ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की संकल्पना का उपयोग करके आप किस किस चीज में पौधा लगा सकते हो। पहले जो है वो है रंगों का डिब्बा। आपके पास हो सकता है, या रंगों के दुकान से भी आप ला सकते हो। पुरानी टूटी हुई, ये आप बाल्टी दिख रहे हैं, ये टूटी हुई है। तीसरा है वो है कुत्ते का खाने का डब्बा। हमारे पास पेट्स होते हैं, कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, तो उनका जो हम खाना लाते हैं वो बहुत अच्छे क्वालिटी के प्लास्टिक बैग में या डिब्बे में मिल सकता है। इसमें भी आप अच्छी तरह से लगा सकते हो। और है ये थर्माकोल बॉक्स। थर्माकोल बॉक्स में एक बार आपने पौधा लगाया तो 2-3 साल आराम से टिक सकता है। बारिश या गर्मी से उसमें कुछ भी हानि नहीं होती है। ये और है ये घी के और बिस्कुट के डब्बे हैं जो घर पे ही होते हैं। उसमें मैंने सिर्फ नीचे छेद किया है और जो हमारी मिट्टी का मिश्रण जो हमने बाग के लिए बनाया है उसी में ही पौधा लगाया है, कुछ भी अलग नहीं है। आगे वाले है प्रोटीन पाउडर के डिब्बे। मैं रनिंग करती हूँ इसलिए ये प्रोटीन पाउडर के डिब्बे मेरे पास बहुत सारे होते हैं। तो इसमें भी मैंने मनी प्लांट लगाया है, इसमें हैंगिंग भी लगा सकते हो। दूसरा वाला है ये बोर्नवीटा का बोतल है। ये बोर्नवीटा में का जो बोतल होता है उसमें भी आप हैंगिंग कर सकते हो। ये आप देख रहे हो ये गन्ने का पेड़ है, गन्ना है। ये मैंने पहले भी आपको वीडियो में दिखाया है, जूट बैग में लगाया है, बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ गया है। ये फलों की टोकरी है, खराब फलों की टोकरी है, उसका हैंगिंग करके मैंने मिंट पुदीना लगाया है। ये जो है वो ऑयल का कैन आधा काट के उसमें मैंने फूलों का हैंगिंग लगाया है। और ये जो है बड़ी वाली 1 लीटर की बिस्लरी बॉटल है, उसमें मैंने एक हैंगिंग लगाया है। ऐसा किसी भी चीज में आप लगा सकते हो। ये आप देख रहे हो ये सभी है वो हैंगिंग से बोतल में उसमें हैंगिंग लगाया है। और इसमें ये मूली के पौधे हैं, इसमें आप गाजर मूली जैसे जो नीचे बढ़ते हैं, मिट्टी के अंदर बढ़ते हैं, ऐसे कुछ भी लगा सकते हो। ये जो छोटा सा टांगा हुआ है ये बोर्नवीटा की बोतल है। और ये नीचे 1 लीटर की बिस्लरी बोतल में आप देख रहे हो कि कितने सुंदर फूल खिले हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जो बाग है उसका एरिया कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत बड़ी है ऐसा नहीं है। कुछ 400 या 450 स्क्वायर फीट में हम क्या क्या घर पे ले सकते हैं। मेरी 4 लोगों की फैमिली है, हमारे लिए रोज एक सब्जी तो घर के बाग से ही बनती है। और इसके अलावा जो ज्यादा हो जाता है वो हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे मित्र हैं, उनमें मैं ऐसे ही बांटती हूँ। इसमें बिक्री कहीं भी नहीं है, जो आता है उसे ये बांट दिया जाता है।
इतना सारा आप भी ये कर सकते हो। अगर ये मैं कर सकती हूँ तो ये कोई भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सभी है, ये मेरे घर पे हफ्ते में उगने वाली सब्जियां हैं। आप देख सकते हो इसका क्वांटिटी कितना है। ये पौधे में ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये पैशन फ्रूट है। पैशन फ्रूट एक बार अगर आ गए तो सैकड़ों में लगते हैं, और इसका आपको मालूम है उसका जो जूस है वो बहुत ही हेल्दी है और वैसे भी खा सकते हो। और पैशन फ्रूट जो है वो बीज से उगता है। घर पे अगर या किसी से आपको एक पैशन फ्रूट मिले तो उसका बीज है वो सुखा कर बो सकते हो, या वैसे भी आपने जैसे मैंने गिलास में या कप में बो दिया तो उसका पौधा निकलता है और उसी से बड़े होकर, लेकिन उसके लिए जगह थोड़ी सी फैलाने के लिए ज्यादा लगती है। पैशन फ्रूट आ सकते हैं, ये पंपकिन है, ये गॉड्स में एक है, और ये ब्रिंजल है। ये सभी बिना मिट्टी का उपयोग किए हैं, पूरे सेंद्रिय है, इसमें केमिकल का उपयोग कहीं भी नहीं है। और छोटी छोटी जगह में छोटे छोटे गमले में ये सब लगाया है। ये एक महत्वपूर्ण है। वी मे थिंक वी आर नर्चरिंग आवर गार्डन, but of course it is our garden that is really nurturing us. नमस्कार, मैं एक थोड़ा सा इंटरप्शन कर रही हूँ। नीला जी, बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं लोगों के, तो वो भी हमें अभी कवर करने हैं, तो आप बताइए हम कब करें? हाँ, मेरा पूरा हो गया, हम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, तो संगीता जी आप हाँ, जी जी, फिर हम शुरू करेंगे। नीला जी क्या आप वाइंड अप कर दीजिए, फिर संगीता जी प्रश्न रख देंगी। हाँ ठीक है हाँ। जी नीला जी, आपका हुआ? आज हमें नीला जी ने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। जी हाँ, बिल्कुल। एक तो ये है कि हम कैसे कम खर्चे में हमारा काम कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि जूट की बैग्स में भी आप बड़े बड़े प्लांट्स लगा सकते हो। उन्होंने पपीते का भी पेड़ लगाया है, पैशन फ्रूट लगाया है, एंड वैरायटी ऑफ पॉट्स एंड गमले, इवन कॉफी कप्स में बीज कैसे उगाते हैं दिखाया है। तो एक तो क्या है कि गार्डनिंग में हमको कैसे खर्चा हम हमारा बचाएं, वो बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से हमने आपको बताया। नहीं तो आजकल एक एक पॉट्स खरीदने में 200-400 रुपए लग जाते हैं, तो हम काफी हमारी सेविंग कर सकते हैं। तो नीला जी, अब हम श्रोताओं के प्रश्न लेते हैं। संगीता जरूर। जी आपसे पूछेंगी। जी नीला जी, मिस्टर डी माहेश्वरी जी जानना चाहते हैं कि जैसे कंपोस्ट आपने बनाया और बहुत ज्यादा बन गया, तो उसको प्रिजर्व कैसे करें या उसको डिकम्पोज कैसे करें? वो हमारे यूज में नहीं आ रहा है, हमने खूब सारा कंपोस्ट बना लिया, तो उसको क्या करें? लाइफ है, कितनी लाइफ है उसकी? नहीं, क्या है उसकी लाइफ तो है, लेकिन वो कैसे प्रिजर्व रखना है इसके भी कुछ रूल्स हैं। हवा का एक्सपोजर उसे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि अच्छा, सूरज की रोशनी में या बारिश में या ठंड में ऐसा ओपन नहीं रखना चाहिए। वो महीनों तक चलता है, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और मतलब यदि वो ड्राई हो जाए तो आप उसको बोरे में भर के आप अपने गैरेज में या कहीं पर रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं, लेकिन वो जगह शेड में रखना चाहिए, उसकी नमी बरकरार रहे है ना, ये देखना चाहिए। और अगर ऐसा है कि इसके बाद फिर से आपके पास कंपोस्ट अवेलेबल होने वाला है, तो आपके बाग में उपलब्ध इसका उपयोग करके भी आपके पास अगर ज्यादा है तो आप इसकी बिक्री कर सकते हो या किसी दूसरे को दे सकते हो, ये भी हो सकता है। और अगर आपको रखना है तो किसी शेड में रखे, अच्छी तरह ढक के रखे, और नमी रह रही है ये कंफर्म करके ही आप रख दो। सुधा जी, रितु सोमानी मोहता और ममता पिलानिया जी ये पूछ रही हैं कि बारिश का जैसे अभी मौसम चल रहा है, तो इस समय हम कंपोस्ट किस तरह बनाएं? और कंपोस्ट का जो बिन है उसको धूप में रखें, छाव में रखें, या कहाँ रखें उसको? बारिश में नहीं होना चाहिए ये, किसी 12 महीने आप कभी भी कंपोस्ट करो, ये शेड में ही रखना चाहिए।
अच्छा। ये बारिश में नहीं, इसको बारिश, ठंड या गर्मी तीनों से भी बचकर किसी भी शेड में रखा ना। अगर आपकी बालकनी है, गैलरी है, तो जी ये ढक कर रखना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि वायु विजन होना आवश्यक है। ये जी। बारिश में एक्सपोज नहीं होना चाहिए। ओके। तो इससे कुछ, कोई भी सीजन में इसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ जाता। साल भर में कभी आप कर सकते हो। बारिश अच्छा। में सूखे पत्ते नहीं मिलेंगे ना, बारिश हाँ, में तो सूखे इसके पत्ते लिए नहीं हमारे मिलेंगे। पास जो न्यूज़पेपर का होता है ना, न्यूज़पेपर अगर हाँ। ज्यादा हो, वो बारीक करके अगर हम डालें ना, तो वो भी सूखे पत्तों का काम करता है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने का भूसा न्यूज़पेपर अगर की। आपको मिला, लकड़ी का भूसा भी आप डाल सकते हो। जी जी जी। रश्मि मालपानी ये जानना चाहती हैं कि नारियल की छिलके की जगह क्या हम कोकोपीट यूज कर सकते हैं? हाँ, कोकोपीट यूज कर सकते हैं, लेकिन कोकोपीट क्या है, वो बाद में उसकी नमी बढ़ सकती है। अच्छा। अगर ओके। गमला भरना है तो कोकोपीट का उपयोग नारियल के छिलकों की जगह नहीं करना है। वो हम पॉटिंग मिक्सचर में डाल सकते हैं, अगर आपके पास है वो। जी हाँ, जी नीचे हाँ। वाला लेयर कोकोपीट का उपयोगी नहीं है। या एक कंपोस्ट। आपने एक वर्ड यूज किया था, हरी जूठन। तो हाँ, प्रेमलता जी और भी एक दो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, ये हरी जूठन क्या चीज है? ये हम हमारे बाग के जो कटिंग्स है ना, जी हाँ। बाग के कटिंग्स है ना, वो या जी जी। रास्ते पे मिलने वाले अगर कुछ पौधों के कटिंग्स है, वो आप डाल सकते अच्छा। हो उसमें बारीक। लेकिन अगर थोड़ा कोई भी कंपोस्ट में चीज आपको सेंद्रिय डालना हो ना, तो वो जितनी बारीक करें वो अच्छा रहता है। लेकिन ये सभी आपके पास टाइम कितना है इस पे डिपेंड करता है। अगर बारीक नहीं किया तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये जी। कटिंग्स भी है, वो अगर बारीक करके डाली तो अच्छी होती है। एक अच्छा मेरा ममता। प्रश्न है, नीला जी, जी। आपने बताया कि नीम ऑयल, छाछ, गोमूत्र, हाँ, ये सब हमको पानी में कितनी क्वांटिटी में मिलाना चाहिए, कितना? ये 5 ml या 10 ml। एक्चुअली कितना जब आप लीटर पानी में, एक कितने लीटर लीटर पानी? 1 लीटर पानी में 5 ml या 10 ml। एक्चुअली आप वो जो नीम ऑयल की बोतल लाते हो ना, तो उसमें लिखा होता है कि इसका मिश्रण क्या मात्रा में करना चाहिए। और छाछ? छाछ भी ऐसा ही, 5 ml 10 ml ऐसा ही। अगर आपके पौधे पे कीट, ये जो, अगर आप कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो और ये पेस्टिसाइड्स, जब पेस्ट थोड़े से ज्यादा हो तो इसकी मात्रा ज्यादा लेनी चाहिए, अदरवाइज ये बहुत ही कम लगता है। वैसा जी। ही रॉ मिल्क का भी है। नीला अच्छा। जी, हाँ नीला जी, ममता केडिया जी जानना चाह रही है कि आजकल कई जगह गोबर के गमले भी उपलब्ध हैं, तो आप क्या इन गोबर के गमलों में भी हम उसी तरह से लगा सकते हैं जिस तरह जरूर मिट्टी के गमलों में लगाते हैं? जरूर लगा सकते हैं, और ये एक बेस्ट ऑप्शन है ऐसा मैं बोलूंगी, क्योंकि ये बहुत ही प्राकृतिक तरीके से बनाया हुआ है। और जैसे मैंने आपको जी। बताया, गोबर ये कीटनाशक और खाद दोनों करके आपके पौधों के लिए अच्छा है, तो ये गोबर के गमले में जरूर लगा सकते हो आप। एक्चुअली नीला जी, मैंने गौशाला में बात की थी जहाँ गोबर के गमले बनते हैं, तो हाँ, उन्होंने कहा कि गोबर के गमले में जब आप लगाते हो तो उसको एक प्लास्टिक बैग के अंदर रखो, क्योंकि 3 महीने बाद वो गमला गल जाता है। वो हाँ, 3 महीने तक खुद ही खाद देता रहता है, 3 महीने बाद वो गल जाएगा, वैसा ही हो जाएगा, और उसका एक एक प्रकार का कंपोस्ट ही हो जाएगा ना। कंपोस्ट हो जाएगा। हाँ, मतलब नीला फिर उस जी, गमले को उठा के आप मिट्टी के गमले में शिफ्ट कर दीजिए तीन हाँ, महीने बाद, तो ये ऐसा कि ऐसा? नहीं, अगर 3 महीने बाद वो गमला रहेगा ही नहीं, वो रहेगा धीरे ही नहीं। धीरे धीरे गल जाएगा, वो खाद बनता जाएगा अगर अच्छा। सालों तक 6 रखना मंथ्स है तक। तो गोबर का गमला हमारे लिए उपयोगी नहीं है, टेम्पररी अच्छा। ही उपयोगी है। जी जी जी। नीला संगीता जी, मिश्रा जी ये जानना चाहती हैं कि ये जो आपने बताया कि कंपोस्ट कल्चर भी आप डाल सकते हैं, तो ये कहाँ पे मिलता है कंपोस्ट कल्चर? ऐसी भी ये बीज या खाद कीटनाशक जिस दुकान में मिलते हैं ना, जी। वहां मिलता है। और बिग बास्केट पे वगैरह भी कंपोस्ट कल्चर आजकल मिलता है ऑनलाइन। अच्छा अच्छा। अगर आपको मिल नहीं रहा है तो घर से भी आप छाछ वगैरह जो मैंने बताया, मिट्टी, तैयार कंपोस्ट, इसका उपयोग कर सकते हो। अच्छा नीला जी, जी। एक मिनट मैं पूछूं। हाँ हाँ जी पूछ। नीला जी, जैसे आपने छाछ की बात कही, तो हमारे पनीर का पानी जैसे सब घरों में ज्यादा निकलता ही है, तो हाँ, क्या उसको भी हम छाछ की जगह यूज कर उसको सकते हम हैं? छाछ की जगह ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये खाद करके बहुत ही उपयोगी है। पनीर के जो गुणधर्म है ना, उसके जो पोषक हाँ। तत्व है वो हमारे पौधे को मिल जाएंगे। वो डाइल्यूट करके हम पौधे में डाल सकते हैं, मिट्टी में, मिट्टी के मिश्रण में। और ये जो खुशबू रोज फूलों में जो खुशबू रहती है, तो हाँ, इस जो प्रोसेस जो आपने बताया, वो खुशबू मेंटेन रहेगी यानी कम होती है, ज्यादा होएगी? नहीं नहीं, उसका तो फायदा ही होगा।
ऐसे ही हम किचन में और कुछ पानी जो पदार्थ हम धोकर लेते हैं ना किचन में, अगर हम कुकिंग के वक्त धोकर लेते हैं, ये राइस वगैरह करने के वक्त, तो वो भी हम डाल सकते हैं। सब्जी का अगर कुछ पानी, ये म्यूट हो गया। दीदी आप म्यूट हो गए हो, म्यूट हो गए हो आप। मेरा सुनाई दे रहा है ना? हाँ आपका सुनाई और दे रहा है। प्रश्न, बाकी लोगों के नहीं, प्रश्न। जैसे हाँ। छोटी फैमिली में कूड़ा तो थोड़ा ही निकलता है, तो ये रोज हाँ। रोज खाद बनाने वाला प्रोसीजर तो मुश्किल हो जाता है, तो नहीं उसका नहीं, क्या तो आप होता रोज है? मत डालो ना। ये आपका 3-4 दिन का अगर हो जाए ना, तो बाद में डाल सकते हो। रोज करना जरूरी नहीं है, हफ्ते में एक बार भी डाल सकते हो। ये सभी आपकी जो कन्वीनियंस है इस पे। नीला जी, बहुत से हमारे दर्शक और अभी जो जुड़े हमारे मित्र जानना चाह रहे हैं कि भाई किचन में तो रोज गीला कचरा निकलता है, रोज निकलता है, तो हाँ। उसको हम खाद में रोज कैसे यूज करें? मतलब आपने तो बताया कि एक बार आप बना के रख दीजिए, पर रोज ही ढेरों कचरा निकलता है, तो उसको कैसे करें? रोज आप ऐड करके जाओ, उसमें डालते जाओ सूखे पत्तों के साथ, और जब एक गमला भर जाए तो आपको बड़ा, अगर किचन में ज्यादा है तो आपको गमला भी बड़ा लेना चाहिए। अगर बहुत अच्छा। ज्यादा है तो आप ड्रम का उपयोग भी कर सकते हो। ओके। ड्रम लेके उसमें आप वो डालते रहो, जब पूरा हो जाए वो अलग रखो, और दूसरा ड्रम लेके शुरू करो। जी जी जी। आपका किचन में इसका क्वांटिटी कितना है, इस पर ये गमला कौन सा लेना है ये डिपेंड करता है। नीला जी, जी। पालक और मेथी लेट जाता है, पानी ज्यादा होने के पालक और कारण मेथी भी लेट होता है। जाती है। और पानी अगर आपने पूरे प्रेशर के साथ उस पे स्प्रे किया ना, जब मेथी छोटा, एक्चुअली वो बहुत ही नाजुक होता है, जी। तो वो थोड़ा धीरे धीरे स्प्रे करना चाहिए। अगर आपने प्रेशर से उस पे ट्यूब से मारा पानी, तो वो ऐसा ही होगा, वो अच्छी तरह से नहीं बढ़ेगा। जी जी। नमी बरकरार हमारे कुछ मित्र ये जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने घर पे बैंगन लगाया और उसके ऊपर सफेद सफेद कीड़े लग गए हैं, हाँ तो वो सफेद कीड़ों को हम कैसे हटाएं, क्योंकि वो हटते ही नहीं है, पत्तों पे बुरी तरह चिपके रहते हैं। हाँ, तो सफेद कीड़ों का एक उसके लिए सॉल्यूशन ये है कि वो सब्जी पे कम दिखते हैं, लेकिन जपाकुसुम, हिबिस्कस जैसे फूलों पे ज्यादा दिखते हैं। तो जी। एक उसका सॉल्यूशन ये है कि हमारे घर पे जो डिटर्जेंट होता है ना, वॉशिंग, कपड़े धोने का। हाँ, कपड़े धोने का डिटर्जेंट वो होता है, वो हम्म। एकदम थोड़ी मात्रा में आप पानी में डाइल्यूट कर दो, जी। वो उस पे मारो, उस पे अच्छा। स्प्रे करो, वो अच्छी तरह से धो लो पानी से और उस डिटर्जेंट वाले मिक्सचर से, जी। वो साफ हो जाएगा। और दूसरे दिन सिर्फ पानी से वो पौधे को धो लो, अच्छा। यानी कि वो डिटर्जेंट वो उसके जो अवशेष अगर पौधे पे है तो क्लियर हो जाएगा। मतलब पहले डाल दो और फिर दूसरे दिन धो दो उसको, कपड़े के हाँ, जैसे धोते हैं वैसे। आज शाम को आप डिटर्जेंट से वो साफ कर दो, और जी दूसरे दिन सिर्फ पानी से उस पे स्प्रे कर दो। जी जी। ये हम जी नीला जी, हमारे बहुत से मित्र ये जानना चाह रहे हैं कि जो चाय पत्ती हमारी निकलती है, जैसे हाँ, कहते हैं गुलाब के पौधे में डालो, तो हाँ, उसको किस तरह से डालना चाहिए और कैसे, मतलब सैरंध्र के रूप में काम करेगा या खाद के रूप में काम करेगा? चाय पत्ती है, खाद चाय के रूप पत्ती में काम में दूध करती और है। चीनी भी रहती है। हाँ, तो वही बता। चाय पत्ती का प्रॉब्लम एक ऐसा आता है कि उसमें चीनी रहती है, तो जी उसमें कीटक होना जरा थोड़ा सा, एंड जो कहते हैं हम, रेड एंड्स, उसका प्रॉब्लम आ सकता है। तो वो चाय की पत्ती अगर धो ले और बाद में उसमें डाले तो अच्छा रहेगा। अगर ये सुखाकर सूरज की रोशनी में आपने वो सुखा लिया, और वो भी उसमें डाल सकते हैं। जी। अगर थोड़ा है तो वैसा भी डाला। ये चाय की पत्ती और कॉफी पाउडर, इवन कॉफी पाउडर जो होता है ना, वो भी पौधे के जी हाँ लिए जी हाँ। बहुत ही गुणकारी है, महत्वपूर्ण खाद है हाँ ये। हाँ लता जी बोलिए। हाँ जी हाँ जी। जी। नीला जी, और स्प्रिंग अनियन और गाजर उगाने के लिए क्या करना पड़ता है? जगह कितनी लगती है? हाँ, अगर हमें गाजर उगाना है तो गाजर ऐसा है कि ये मिट्टी में नीचे उगता है, ऊपर सिर्फ इसके पत्ते दिखते हैं। और ये गाजर, मूली, ये जो पौधे हैं वो मिट्टी में नीचे उगते हैं, तो थोड़ा सा उसके लिए नीचे जगह ज्यादा लगती है। तो जैसे कोई बोतल हो ज्यादा बड़ी वाली, ज्यादा ऊंची, तो उसमें ये उगता है। उसके लिए बीज बोना पड़ता है, बीज से ये गाजर उगता है, और उगने में
1.5 से 2 महीने तक लगते हैं। और गाजर के साथ गाजर के जो पत्ते हैं वो भी हम सलाद में यूज कर सकते हैं। अगर आपने कुछ रासायनिक पेस्टिसाइड या नहीं उस पे स्प्रे किया है, सेंद्रिय है, तो वो पत्ते भी आप बिल्कुल खा सकते हो। ये उगान इसके लिए, दोनों के लिए, जैसा मैंने कहा, सूर्य प्रकाश बहुत ही आवश्यक है। और जो स्प्रिंग हाँ जी बताएं अब जल्दी से। हाँ, थोड़ा समय की हमारी प्रतिबद्धता है। और जो स्प्रिंग अनियन के बारे में जो मैंने बताया, स्प्रिंग अनियन के लिए आप अनियन का जो पोर्शन काट लेते हो ना पहले, नीचे वाला, वो अगर मिट्टी जी में डाला, उससे भी स्प्रिंग अनियन मिल सकता है। बीज बोने की कुछ जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक। मटर के लिए कौन सी सीजन बेस्ट है बोने के लिए? मटर विंटर के पहले। विंटर के हाँ जी जी। बस अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं सभी दर्शकों की तरफ से आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहुत लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, इतनी सारी बातें कुछ बहुत सीमित समय में याद रखना मुश्किल है, तो इसके बाद भी, वेबिनार के बाद भी यदि कोई लोग आपके ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, आपसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं? हमारा एक फेसबुक ग्रुप है, उसका नाम है सेंद्रिय परस बाग इंटू ब्रैकेट ऑर्गेनिक गार्डनिंग। ये ग्रुप, ओके अगर ये प्राइवेट ग्रुप है, आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी। आप ये जी रिक्वेस्ट करके ज्वाइन कर लो। पूरे देश से और भारत के बाहर से भी यहाँ 60,000 के से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। और इसमें आप जानकारी का लेन देन कर सकते हो, आपके कुछ प्रश्न है वो भी पूछ सकते हो, तो आप जरूर ये ज्वाइन कर लो। नीला जी, मैंने वो लिंक पे क्लिक किया था लेकिन उसमें कुछ भी नहीं खुला। एक बार टाइप कर दो नीला जी चैट। हाँ, एक बार आप बता दें, एक बार फिर से बता दें। 1 मिनट। वो परसबाग ना मराठी शब्द है, इसलिए वो टाइप कर देना उस पे। हाँ, इस पे मराठी टाइपिंग इस लैपटॉप पे नहीं है। नहीं, हम एक काम करेंगे, हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो ठीक है, ठीक है। शेयर हाँ, हाँ, मैं आपको लिंक हाँ, भेजती हूँ आधार व्हाट्सएप के पे, लिए निमा जी हाँ बुला लीजिए। शेयर कर दो। जी, अंजलि जी आप उसको शेयर कर दीजिएगा, तो हाँ, सबके पास पहुंच जाएगा, हमारे एफटीएस के सभी मेंबर्स के साथ। ठीक है, ठीक। तो चलिए, अब आज्ञा हो तो हम आज के वेबिनार को यहाँ विराम देने के पहले आभार प्रदर्शन के लिए वन बंधु परिषद राष्ट्रीय महिला समिति की कोषाध्यक्ष चेन्नई से हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं आदरणीय नीमा जी जैन को आमंत्रित करती हूँ कि वे सभी का आभार व्यक्त करें। सभी को मेरा एकल प्रणाम। वन बंधु परिषद राष्ट्रीय महिला समिति की ओर से हमारे विशिष्ट अतिथि नीला जी पंचपोर, हॉर्टिकल्चरिस्ट का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। नीला जी ने बहुत आसान एवं सुंदर तरीके से ऑर्गेनिक टेरेस गार्डनिंग एंड कंपोस्टिंग के बारे में बताया, जिसको हम सब आसानी से अमल में ला सकेंगे। इनकी बताई तकनीक यूज करके सबके टेरेस एंड गार्डन हरियाली से भर जाएंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शकों एवं वन बंधु परिषद की संपूर्ण भारत की सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। वन बंधु परिषद राष्ट्रीय महिला समिति के वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार प्रकट करती हूँ। हमारी चार्टर प्रेसिडेंट पुष्पा जी मुंद्रा, जिनके अथक प्रयास से वन बंधु परिषद की राष्ट्रीय महिला समिति का गठन हुआ। हमारी पास्ट प्रेसिडेंट गीता जी मुंद्रा, जो मुश्किल विषयों को भी सहज तरीके से समझा देती है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी हमारी नेशनल प्रेसिडेंट लता जी मालपानी, जिनके कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय महिला समिति नए आयामों को छू रही है। मृदुभाषी सरल हृदया, अपने स्मित मुस्कान से दिल जीतने वाली हमारी सेक्रेटरी विनीता जी जाजू। उमा जी देओरा, नॉर्थ ईस्ट जोन की चेयरपर्सन, जिनकी रुचि हमेशा महिला समिति के विस्तार एवं रूरल डेवलपमेंट की तरफ रहती है। मंजू जी मित्तल, राष्ट्रीय महिला समिति की संक्रांति प्रभारी, जो हमेशा नए नए तरीके से सबसे अधिक संक्रांति संग्रह करती है। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी शशि जी काबरा, जिन्होंने हमारे अतिथि का काव्यमय परिचय दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस प्रोग्राम की कंपेयर संगीता जी कुट्टा, जिनकी कुशल संचालन का, एवं अंजलि जी तापड़िया इस कार्यक्रम को संचालन में सपोर्ट कर रही है। सबका हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। अब मैं
अगले वेबिनार की सूचना के लिए संगीता जी से निवेदन करती हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद नीमा जी, बहुत सुंदर आभार आपका। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे इस साप्ताहिक वेबिनार श्रृंखला का अंतिम और छठवां वेबिनार हम 4 अगस्त मंगलवार को करने जा रहे हैं, जिसमें श्री करण कक्कड़ जी, जो कि इंटरनेशनली रिनाउंड डाइटिशियन है और फाउंडर ऑफ रिवर्स फैक्टर के जाने माने ज्ञाता हैं। तो आप अभी से ये तारीख सुरक्षित कर लीजिए, लिंक आपको हमेशा की तरह समय पर भेज दिया जाएगा और आप अधिक से अधिक अपने मित्रों को प्रेषित करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत जुड़ने के लिए आभार। लेकिन इसके पहले शांति पाठ के लिए मैं आमंत्रित करूंगी हमारी अध्यक्ष जी को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।